नमस्ते। द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। नमस्ते। आज यूपीएससी सोशियोलॉजी ऑप्शनल की हमारी श्रृंखला में हम सामाजिक स्तरीकरण के विभिन्न सिद्धांतों मतलब डिफरेंट थ्योरीज ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन पर चर्चा करेंगे। हाँ, जैसे कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थ्योरी, मार्क्सिस्ट थ्योरी और वेबेरियन थ्योरी। बिल्कुल, पर आज हम खास तौर पर स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट नजरिए पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले ये सामाजिक स्तरीकरण या सोशल स्ट्रैटिफिकेशन आखिर है क्या? अगर आसान भाषा में समझें तो समाज का अलग अलग स्तरों या लेयर्स में बंटवारा। हाँ बिल्कुल, ये ऊंच नीच या हायरार्की। और ये तो हर समाज में दिखता है ना? चाहे वो कितना भी पुराना हो या नया, सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल, समाज में जो अलग अलग पद हैं, पोजीशंस हैं, वो पावर, प्रॉपर्टी, सोशल इवैल्यूएशन और यहाँ तक कि साइकिक ग्रेटिफिकेशन मतलब मानसिक संतुष्टि के लिहाज से भी बराबर नहीं होते। अच्छा। उनमें असमानता होती है, इनइक्वालिटी होती है, और ये कोई आज की बात नहीं है। ये तो सिंधु घाटी सभ्यता जितनी पुरानी व्यवस्था है। वाकई इतना पुराना? हाँ, और देखिए, ये सिर्फ पैसे या जन्म पर आधारित नहीं होता हमेशा। अच्छा। हाँ, बल्कि योग्यता, रोल, उम्र, लिंग जैसे कई आधारों पर भी समाज लोगों को अलग अलग स्तरों पर रखता है। तो आज इसी गुत्थी को मतलब इसी स्ट्रैटिफिकेशन को फंक्शनिस्ट नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, देखते हैं कि उनका क्या कहना है इस पर। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। तो फंक्शनिस्ट नजरिया कहता है कि समाज में ऑर्डर और स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए व्यवस्था और स्थिरता, हाँ, उसके लिए स्ट्रैटिफिकेशन जरूरी है। ये समाज के लिए कुछ जरूरी काम करता है, कुछ कंट्रीब्यूशन देता है, इसीलिए मौजूद है। हाँ, और इसमें टैलकॉट पार्सन्स का काम काफी अहम है। वो मानते थे कि समाज की व्यवस्था जो है वो वैल्यू कंसेंसस पर टिकी होती है। वैल्यू कंसेंसस मतलब समाज के ज्यादातर लोग किन चीजों को अच्छा और जरूरी मानते हैं। एक तरह की आम सहमति मूल्यों पर। अच्छा, और जो लोग इन मूल्यों, इन वैल्यूज पर खरे उतरते हैं, उन्हें समाज ऊंचा दर्जा देता है, ज्यादा रिवॉर्ड्स देता है। जैसे कोई उदाहरण? पार्सन्स ने सू इंडियंस का उदाहरण दिया था। वहां ब्रेवरी और जेनरोसिटी मतलब बहादुरी और उदारता की बहुत कद्र थी। तो जो योद्धा सबसे बहादुर था, दूसरों के लिए खतरा मोल लेता था, उसका दर्जा सबसे ऊंचा होता था समाज में। समझ गए। या फिर अमेरिकी समाज का उदाहरण लें, जहां इंडिविजुअल अचीवमेंट और एफिशिएंसी को बहुत महत्व दिया जाता है। हाँ बिल्कुल। तो वहां एक सक्सेसफुल बिजनेस एग्जीक्यूटिव को ज्यादा इज्जत और ज्यादा पैसा मिलता है, ज्यादा प्रेस्टीज मिलती है। ये तो कुछ वैसा ही है जैसे हमारे यहाँ मान लीजिए IIT, IIM ग्रेजुएट्स या IAS अफसरों को देखा जाता है ना। हाँ बिल्कुल सही। उनकी अचीवमेंट और स्किल्स की वजह से समाज में उन्हें खास मुकाम मिलता है, स्टेटस मिलता है। हाँ। पार्सन्स ये भी कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में जहाँ काम का बहुत ज्यादा बंटवारा होता है, मतलब एक हाईली स्पेशलाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर होता है। हाँ, जहाँ हर कोई अलग अलग काम कर रहा है। बिल्कुल, वहाँ कुछ लोग ऑर्गेनाइजेशन और प्लानिंग का काम करते हैं और दूसरे उनके निर्देशों को मानते हुए काम को एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, तो मतलब मैनेजर्स और वर्कर्स वाला हिसाब। हाँ, कुछ वैसा ही। ये समाज के चलने के लिए जरूरी है और इससे पावर और प्रेस्टीज में फर्क तो पैदा होता ही है। हाँ, ये तो है। लेकिन पार्सन्स के मुताबिक ये असमानता भी समाज के शेयर्ड वैल्यूज पर आधारित होती है, क्योंकि माना जाता है कि जो लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो कलेक्टिव गोल्स के लिए, सबके भले के लिए काम कर रहे हैं। तो उनकी अथॉरिटी को लेजिटिमेट माना जाता है। सही माना जाता है। हाँ, आमतौर पर। इस तरह अलग अलग ग्रुप्स एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, इंटरडिपेंडेंस होती है और कोऑपरेशन भी होता है। ये दिलचस्प है, पर यहाँ बात और आगे बढ़ती है। किंग्सली डेविस और विल्बर्ट मूर ने इसे फंक्शनल नेसेसिटी का नाम दिया। हाँ, कार्यात्मक जरूरत। डेविस और मूर का तर्क काफी सीधा और काफी इन्फ्लुएंशियल रहा है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हर सोसाइटी को ये पक्का करना होता है, ये इंश्योर करना होता है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट पोजीशंस हैं समाज के लिए, हाँ, उन्हें सबसे क्वालिफाइड लोग ही भरें, सबसे सक्षम लोग। ठीक है, ये तो लॉजिकल लगता है, पर लोग क्यों भरेंगे उन पोजीशंस को, खासकर अगर वो मुश्किल है? यही तो पॉइंट है। सवाल ये कि लोगों को इन मुश्किल जॉब्स के लिए मेहनत करने की मोटिवेशन कहाँ से मिलेगी, प्रेरणा कहाँ से आएगी? हाँ, कहाँ से? जवाब है असमान इनामों से, अनइक्वल रिवॉर्ड से। अच्छा, तो मतलब जो पद समाज के लिए ज्यादा जरूरी हैं
या जिनके लिए ज्यादा मुश्किल ट्रेनिंग या खास टैलेंट चाहिए, हाँ, उनके लिए ज्यादा रिवॉर्ड और ज्यादा प्रेस्टीज देना जरूरी है, बिल्कुल, ताकि लोग उन्हें पाने के लिए मेहनत करें। जैसे मान लीजिए डॉक्टर बनने के लिए या इसरो साइंटिस्ट बनने के लिए सालों की पढ़ाई और मेहनत लगती है। हाँ बिल्कुल। उनका तर्क इसी पर टिका है। देखिए उनके मेन पॉइंट्स क्या हैं? बताइए। पहला, कुछ पद दूसरों से ज्यादा फंक्शनली इंपॉर्टेंट होते हैं और उनके लिए स्पेशल स्किल्स चाहिए होती हैं। ठीक। दूसरा, इन स्किल्स के लिए जरूरी टैलेंट सब में नहीं होता, वो लिमिटेड होता है, कुछ ही लोगों में होता है। तीसरा, टैलेंट को स्किल में बदलने के लिए लंबी ट्रेनिंग और सैक्रिफाइस यानी त्याग की जरूरत होती है। सालों की पढ़ाई, शायद शुरू में कम आमदनी, बहुत मेहनत। हाँ ये तो है। जैसे मेडिकल स्कूल या इंजीनियरिंग। बिल्कुल। चौथा, लोगों को ये सैक्रिफाइस करने के लिए मोटिवेट करने हेतु उन पदों से जुड़े ज्यादा रिवॉर्ड्स का आकर्षण होना चाहिए। कैसे रिवॉर्ड्स? जैसे बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड, सस्टेनेंस एंड कंफर्ट, मनोरंजन या ह्यूमर डाइवर्जन और सेल्फ रिस्पेक्ट एंड एक्सपेंशन, आत्मसम्मान। रिवॉर्ड्स, ये अलग अलग पुरस्कार ही समाज में प्रेस्टीज और एस्टीम का फर्क पैदा करते हैं, जिससे स्ट्रेटिफिकेशन बनता है, ऊंच नीच बनती है। तो डेविस और मूर के हिसाब से ये जो सोशल इनइक्वालिटी है जी, ये समाज के लिए फायदेमंद है, पॉजिटिवली फंक्शनल। हाँ, और अनअवॉइडेबल भी है, अनिवार्य है। अगर इसे बड़े पैमाने पर देखें तो ये पूरी व्यवस्था ये सुनिश्चित करती है कि समाज के सबसे मुश्किल और जरूरी काम सबसे काबिल लोग करें, उनको करने के लिए इंसेंटिव मिलता है। तो अगर संक्षेप में कहें तो स्ट्रैटिफिकेशन की कुछ खास बातें हुई। जी, ये सोशल है, मतलब समाज बनाता है, बायोलॉजिकल नहीं है। हाँ, ये एंशिएंट है, बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। बिल्कुल। ये यूनिवर्सल है, लगभग हर समाज में पाया जाता है। हाँ, किसी न किसी रूप में। और ये डाइवर्स फॉर्म्स में होता है, कहीं जाति के रूप में, कहीं क्लास के रूप में, कहीं किसी और तरह से। सही। और आखिर में ये कंसिक्वेंशियल है, मतलब इसके परिणाम होते हैं, लोगों की लाइफ चांसेस और लाइफस्टाइल पर गहरा असर डालता है। एकदम सही कहा। और इसके एलिमेंट्स भी समझ लेने चाहिए। हाँ, वो क्या है? देखिए, 4 मुख्य तत्व हैं। पहला, डिफरेंशिएशन, मतलब समाज में अलग अलग भूमिकाएं या पद बनाना, जैसे किसान, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर। हाँ। दूसरा, रैंकिंग, यानी इन पदों को एक क्रम देना, कौन सा काम ज्यादा कठिन माना जाता है, कौन सा आसान, कौन सा ज्यादा जरूरी। ठीक है। तीसरा, इवैल्यूएशन, मूल्यांकन करना, कौन सा पद बेहतर है, ज्यादा प्रतिष्ठित है, ज्यादा सम्मान वाला है। और चौथा, रिवॉर्डिंग, यानी पुरस्कृत करना, जो पद ऊंचे माने गए हैं, ज्यादा महत्वपूर्ण माने गए हैं, उनके लिए ज्यादा इनाम देना, चाहे वो पैसा हो, पावर हो या प्रेस्टीज हो। तो ये चारों मिलकर स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम बनाते हैं, डिफरेंशिएशन, रैंकिंग, इवैल्यूएशन और रिवॉर्डिंग। हाँ, ये सब मिलकर ही स्तरीकरण व्यवस्था को बनाते हैं और बनाए रखते हैं। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? अगर हम फंक्शनलिस्ट दृष्टिकोण को देखें, हाँ, तो उनके अनुसार सामाजिक स्तरीकरण, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, भले ही असमानता पैदा करे, समाज के ठीक से चलने के लिए, उसके सुचारू संचालन के लिए, उसके ऑर्डर और स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। बिल्कुल। ये एक मैकेनिज्म है जो काबिल लोगों को जरूरी भूमिकाएं निभाने के लिए प्रेरित करता है। हाँ, ये नजरिया असमानता को सोसाइटल बैलेंस और व्यवस्था बनाए रखने वाले एक जरूरी हिस्से की तरह देखता है, जो समाज के शेयर्ड वैल्यूज से ही निकलता है। अच्छा। हालांकि ये मानना भी जरूरी है कि इस नजरिए की काफी आलोचना भी हुई है, इस पर काफी सवाल उठाए गए हैं। हाँ, वो तो होगा ही। शायद उन क्रिटिसिज्म्स पर हम आगे बात कर सकते हैं। जरूर। चलिए आगे बढ़ते। ठीक है, तो अब हम डेविस और मूर की थ्योरी ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन पर आते हैं। हाँ। ये जो फंक्शनलिस्ट थ्योरी है, ये कहती है कि समाज में ये जो ऊंच नीच है, स्ट्रैटिफिकेशन, वो असल में जरूरी है। थोड़ा अजीब लगता है सुनने में, है ना? हाँ, अजीब तो लगता है, बिल्कुल, खासकर आज जब हम इक्वालिटी की इतनी बात करते हैं। पर देखिए, किंग्सली डेविस और विल्बर्ट मोर ने ये बात 1945 में कही थी। काफी मशहूर और हाँ, कंट्रोवर्शियल भी रही है ये थियरी। अच्छा। उनका कहना था कि ये जो स्ट्रैटिफिकेशन है, समाज की ये परतें, ये कोई मतलब एक्सीडेंट नहीं है, ये एक फंक्शनल नेसेसिटी है। फंक्शनल नेसेसिटी मतलब समाज को ठीक से चलाने के लिए इसकी जरूरत है। हाँ बिल्कुल। उनका मानना था कि ये हर सोसाइटी में किसी न किसी रूप में हमेशा से मौजूद रही है और रहेगी। लेकिन जरूरत क्यों? मेरा मतलब है, इनइक्वालिटी को तो हम एक प्रॉब्लम मानते हैं, उसे खत्म करना चाहते हैं, तो फिर ये जरूरी कैसे हो सकती है? रूल्स हैं। हाँ, बहुत सारे। पर क्या सारे रूल्स समाज के चलने के लिहाज से बराबर इंपॉर्टेंट है? शायद नहीं। वो कहते हैं कि कुछ पोजीशंस, कुछ भूमिकाएं फंक्शनली ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे कोई उदाहरण?
जैसे मान लीजिए एक बहुत कुशल सर्जन है या कोई सिविल इंजीनियर जो कोई बड़ा ब्रिज डिजाइन कर रहा है, उनका काम समाज के लिए शायद एक रूटीन क्लर्क के काम से ज्यादा क्रिटिकल माना जा सकता है। मतलब उस पर सोसाइटी की फंक्शनिंग ज्यादा डिपेंड करती है। हाँ, ये बात तो है। और इन ज्यादा इम्पोर्टेंट पोजीशंस के लिए जाहिर है खास स्किल्स और टैलेंट भी चाहिए होता होगा। बिल्कुल, और यही उनका दूसरा पॉइंट है। वो मानते हैं कि ऐसा जो टैलेंट है या जो इनेट एबिलिटी है वो समाज में लिमिटेड है, स्कैर्स है। हर कोई तो टॉप साइंटिस्ट या डॉक्टर नहीं बन सकता है ना। सही बात है। और फिर इन भूमिकाओं तक पहुंचने के लिए अक्सर बहुत लंबी कठिन ट्रेनिंग चाहिए होती है, सालों की पढ़ाई, मेहनत। इसमें बहुत त्याग, सैक्रिफाइसेस भी शामिल होते हैं। सोचिए, मेडिकल की पढ़ाई या IIT की तैयारी, सालों तक कमाई नहीं, बस मेहनत, आराम छोड़ना पड़ता है। हाँ, ये तो है। कई बार तो पूरी फैमिली सपोर्ट करती है तब जाके होता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि कोई क्यों करेगा ये सब, इतनी मेहनत, इतना सैक्रिफाइस क्यों? यहीं पे शायद रिवॉर्ड्स की बात आती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही पकड़ा। यहीं पर स्ट्रैटिफिकेशन एक मैकेनिज्म, एक टूल की तरह काम करता है। समाज क्या करता है, डेविस और मूर के अनुसार, कि वो इन ज्यादा इंपॉर्टेंट और मुश्किल पोजीशंस के साथ ज्यादा रिवॉर्ड्स अटैच कर देता है। रिवॉर्ड्स मतलब पैसा? हाँ, पैसा तो है ही, पर सिर्फ पैसा नहीं, ज्यादा इज्जत मतलब प्रेस्टीज और एस्टीम, ज्यादा सुविधाएं, पर्क्विजिट्स, थोड़ी पावर भी। डेविस और मूर ने 3 तरह के रिवॉर्ड्स बताए थे। अच्छा, क्या थे वो? पहला तो है सस्टेनेंस एंड कंफर्ट, मतलब रोटी कपड़ा मकान, ऐशोराम की चीजें। दूसरा ह्यूमर और डाइवर्जन, यानी मनोरंजन, छुट्टियां, घूमने फिरने के मौके, लाइफ को थोड़ा लाइट बनाने वाली चीजें। और तीसरा सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ईगो एक्सपेंशन, मतलब आत्मसम्मान, समाज में रुतबा, पहचान, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने का मौका। अच्छा, तो ये जो डिफरेंशियल रिवॉर्ड्स हैं, मतलब किसी को ज्यादा मिलना, किसी को कम, ये एक तरह का इंसेंटिव हुआ, एक लालच कह सकते हैं कि भाई अगर तुम ये मुश्किल जरूरी काम करोगे, ये ट्रेनिंग पूरी करोगे, तो तुम्हें ये सब मिलेगा। जैसे लोग IAS बनने के लिए या किसी बड़ी कंपनी में अच्छी जॉब पाने के लिए मेहनत करते हैं। हाँ, उनका आर्ग्यूमेंट एसेंशियली यही है। ये रिवॉर्ड्स लोगों को मोटिवेट करते हैं कि वो इन टॉप पोजीशंस के लिए एस्पायर करें, उनके लिए कॉम्पीट करें, जो जरूरी स्किल्स हैं वो सीखें, और फिर जब वो पोजीशन मिल जाए तो उसे जिम्मेदारी से निभाएं, कॉन्शियसली अपना काम करें। तो इस तरह से ये स्ट्रैटिफिकेशन का सिस्टम ये इंश्योर करता है या करने की कोशिश करता है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशंस आर कॉन्शियसली फिल्ड बाय द मोस्ट क्वालिफाइड पर्संस। ये एक तरह का टैलेंट एलोकेशन या रोल एलोकेशन सिस्टम बन जाता है। सुनने में तो ये बड़ा लॉजिकल सा सिस्टम लगता है, पर क्या असल जिंदगी में ऐसा ही होता है? मतलब क्या हमेशा मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन को ही सबसे ज्यादा रिवॉर्ड मिलता है? कई बार तो लगता है कि कनेक्शंस, फैमिली बैकग्राउंड या सिर्फ किस्मत ज्यादा रोल प्ले कर जाती है टैलेंट से। हाँ, ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है आपका, और ये डेविस मूर थ्योरी की एक बहुत बड़ी क्रिटिसिज्म भी रही है कि ये असलियत को शायद ओवर सिंप्लीफाई करती है। उनका मॉडल एक तरह से आइडियल टाइप ज्यादा है, जो बताता है कि थ्योरेटिकली स्ट्रैटिफिकेशन का फंक्शन क्या होना चाहिए। अच्छा, असलियत में तो जैसा आपने कहा, बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी काम करते हैं। नेपोटिज्म है, डिस्क्रिमिनेशन है, लक है। पर डेविस मूर के हिसाब से स्ट्रैटिफिकेशन का पर्पस या फंक्शन यही है, टैलेंट को सही जगह पहुंचाना। उन्होंने सोसाइटी की कुछ फंक्शनल प्रीरेक्विजिट्स भी बताई थी, मतलब समाज को चलने के लिए कुछ बुनियादी जरूरतें। हाँ, बताइए ना, वो क्या थी? बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर सोसाइटी। हाँ, उन्होंने 4 बातें कही थी जो सर्टिफिकेशन पूरी करने में मदद करता है। ओके। पहला, कि समाज के सारे जरूरी रोल्स भरे जाने चाहिए। ऑल रोल्स मस्ट बी फिल्ड। कोई रोल खाली नहीं रहना चाहिए। ठीक है। दूसरा, कि उन्हें सबसे केपेबल लोग भरें, फिल्ड बाय द बेस्ट एबल, मतलब जो उस काम के लिए सबसे योग्य हो। तीसरा, कि इन लोगों को उस रोल के लिए जरूरी ट्रेनिंग दी जाए। और चौथा, कि वो लोग अपने रोल्स को जिम्मेदारी से निभाएं, परफॉर्म्ड कॉन्शियसली। अच्छा, तो स्ट्रैटिफिकेशन का रिवॉर्ड सिस्टम इन चारों चीजों को मुमकिन बनाता है, ऐसा उनका मानना था। हाँ, पर मेरा एक सवाल फिर वही है, ये तय कैसे होगा कि कौन सी पोजीशन ज्यादा फंक्शनली इम्पोर्टेंट है? ये तो बहुत सब्जेक्टिव मामला लगता है। जैसे कोई कह सकता है कि एक डॉक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, पर कोई कहेगा कि जो शहर की सफाई करता है वो भी तो उतना ही इम्पोर्टेंट है, खासकर पब्लिक हेल्थ के लिए। बिल्कुल सही सवाल है, और डेविस मूर ने भी इसे एड्रेस करने की कोशिश की। उन्होंने इसके 2 इंडिकेटर्स या पैमाने सुझाए थे जिससे इंपॉर्टेंस नापी जा सके। क्या थे वो? पहला था फंक्शनल यूनिकनेस, यानी क्या उस पोजीशन का काम कोई और पोजीशन आसानी से कर सकती है। अच्छा, कैसे?
उन्होंने उदाहरण दिया था कि शायद एक डॉक्टर जरूरत पड़ने पर नर्स का काम कुछ हद तक कर सकता है, पर एक नर्स डॉक्टर का काम नहीं कर सकती। तो इस लिहाज से डॉक्टर का रोल फंक्शनली ज्यादा यूनिक हुआ। हाँ, समझा। और दूसरा पैमाना था डिपेंडेंसी, यानी दूसरी कितनी पोजीशंस उस एक पोजीशन पर निर्भर करती हैं। इसका क्या मतलब हुआ? सुपरवाइजर अपने मैनेजर पर डिपेंड करते हैं, तो इस हायरार्की में मैनेजर का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि ज्यादा लोग, ज्यादा पोजीशंस उस पर निर्भर हैं। ये पैमाने भी खैर डिबेटेबल हो सकते हैं, जैसे यूनिकनेस वाली बात। कई स्पेशलिस्ट नर्सेज होती हैं जिनका काम शायद जनरल डॉक्टर ना कर पाए, और डिपेंडेंसी में भी मैनेजर वर्कर पर उतना ही डिपेंड करता है प्रोडक्शन के लिए। हाँ बिल्कुल, इन पैमानों पर भी काफी बहस हुई है, पर ये उनका तरीका था इम्पोर्टेंस को ऑब्जेक्टिवली नापने की कोशिश करने का। ठीक है, उनकी सोच समझ में आ रही है। तो कुल मिलाकर डेविस मूर का फंडा ये है कि सोशल इनइक्वालिटी, ये जो ऊंच नीच है, ये कोई बुरी चीज नहीं, बल्कि समाज के सर्वाइवल और उसकी एफिशिएंसी के लिए जरूरी है, फंक्शनल है, और शायद अनअवॉइडेबल भी है, इनएविटेबल। हाँ, उनका निष्कर्ष यही था कि स्ट्रैटिफिकेशन समाज का एक तरह का अनकॉन्शियस इवॉल्व्ड डिवाइस है, एक तरीका जो समाज ने खुद ही विकसित कर लिया है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि सबसे काबिल लोग सबसे जरूरी काम करें और उन्हें वैसा करने के लिए मोटिवेशन मिले। इसीलिए उनके अपने शब्दों में कहे तो सोशल इनइक्वालिटी अमंग डिफरेंट स्ट्राटा इज बोथ पॉजिटिवली फंक्शनल एंड इनएविटेबल इन एनी सोसाइटी। पॉजिटिवली फंक्शनल एंड इनएविटेबल, काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। हाँ, और उन्होंने ये भी कहा कि ये थ्योरी सिर्फ मॉडर्न अचीवमेंट बेस्ड सोसाइटीज पर ही लागू नहीं होती, बल्कि ट्रेडिशनल जन्म आधारित यानी अस्क्रिप्टिव सोसाइटीज पर भी लागू होती है। बस वहां रिवॉर्ड्स देने के तरीके और पोजीशंस एलोकेट करने के तरीके अलग हो सकते हैं, जैसे कास्ट सिस्टम में होता था। वाकई काफी कंट्रोवर्शियल नजरिया है इनइक्वालिटी को देखने का, खासकर जब हम आज फेयरनेस और इक्वालिटी की बात करते हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या इनइक्वालिटी का कोई पॉजिटिव साइड भी हो सकता है, जैसा ये कह रहे हैं। चलिए खैर, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन की आलोचनाओं पर बात करते हैं, खासतौर पर डेविस और मोर की थ्योरी पर मेल्विन ट्यूमिन की जो क्रिटिक है उस पर। हाँ, आपको याद होगा डेविस और मोर का कहना था कि समाज में ये जो इनइक्वालिटी है, असमानता, वो जरूरी है, फंक्शनल है। बिल्कुल, ताकि सबसे काबिल लोग सबसे जरूरी काम करें। ये उनका मेन आर्गुमेंट था जी। पर ट्यूमिन इससे सहमत नहीं थे। बिल्कुल सहमत नहीं थे। ट्यूमिन ने डेविस मूर के तर्कों पर कई बहुत फंडामेंटल सवाल उठाए। उनका पहला बड़ा सवाल यही था कि भाई हम ये तय कैसे करें कि कौन सा पद, कौन सी पोजीशन समाज के लिए ज्यादा जरूरी है, मतलब फंक्शनली इम्पोर्टेंट कौन है। हाँ, ये तो बड़ा सवाल है, क्योंकि डेविस मूर का तो लॉजिक ये था कि जिन्हें सबसे ज्यादा रिवॉर्ड मिलता है, सैलरी मिलती है, प्रेस्टीज मिलती है, हाँ, वही पद सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन ये तो एक तरह से गोलमोल बात हो गई ना, कि जो महत्वपूर्ण है उसे ज्यादा इनाम मिलता है और जिसे ज्यादा इनाम मिलता है वही महत्वपूर्ण है। एग्जैक्टली। टस्यूमैन ने इसी को पॉइंट आउट किया कि ये तो सिर्फ एक अजम्पशन है, एक मान्यता है, कोई साबित की हुई बात थोड़ी है। उन्होंने पूछा, क्या फैक्ट्री का इंजीनियर उन मजदूरों से वाकई ज्यादा जरूरी है जो शायद अनस्किल्ड माने जाते हैं? फैक्ट्री तो देखा जाए तो दोनों के बिना नहीं चल सकती। असल में किसी पद का जो फंक्शनल इम्पोर्टेंस है उसको ऑब्जेक्टिव तरीके से, मतलब पूरी तरह निष्पक्ष होकर मापना शायद मुमकिन ही नहीं है। अच्छा। हाँ, ये काफी हद तक सब्जेक्टिव मामला हो सकता है, मतलब ये हमारी राय पर निर्भर कर सकता है। अब कौन तय करेगा कि मान लीजिए वकील और डॉक्टर वो खेत में काम करने वाले मजदूर या शहर में सफाई करने वाले कर्मचारी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है? किस पैमाने पर? ये बात तो सोचने वाली है। और फिर ट्यूमिन ने एक और बहुत जरूरी बात कही कि डेविस मोर पावर के फैक्टर को, शक्ति के प्रभाव को पूरी तरह अनदेखा कर रहे हैं। पावर मतलब ये कि हो सकता है अलग अलग जॉब्स में जो पे और प्रेस्टीज का फर्क है वो इसलिए ना हो कि कोई काम ज्यादा जरूरी है, तो फिर क्यों? बल्कि इसलिए हो कि उस काम को करने वालों के पास पावर ज्यादा है, उनकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा है, वो अपनी इम्पोर्टेंस बनवा लेते हैं, ज्यादा रिवॉर्ड्स तय करवा लेते हैं। अच्छा, मतलब जिनका दबदबा है उनको ज्यादा मिलता है, चाहे काम उतना जरूरी हो या ना हो। हाँ बिल्कुल, ये पावर डायनामिक्स का खेल है जिसे फंक्शनलिस्ट थ्योरी अक्सर मिस कर जाती है।
और डेविस मूर का एक और पॉइंट था ना टैलेंट को लेकर, कि खास कामों के लिए जो टैलेंट चाहिए वो बहुत कम लोगों में होता है, स्केर्स होता है। हाँ बिल्कुल, कि टैलेंट इज स्केर्स। और यहीं पर ट्यूमन ने फिर से सवाल उठाए, 2 बड़े सवाल। क्या थे वो? पहला कि टैलेंट को मापने का, उसको आइडेंटिफाई करने का कोई पक्का रिलायबल तरीका हमारे पास है ही नहीं। हम कैसे कह सकते हैं कि किसमें कितना टैलेंट है? ये भी सही है। टेस्ट्स वगैरह होते हैं पर वो कितने फूल प्रूफ हैं? एग्जैक्टली। और दूसरा सवाल कि समाज में जो टैलेंट का भंडार है, जो पूल ऑफ टैलेंट है, वो शायद डेविस मूर के अनुमान से कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि काबिल लोग बहुत ही कम हैं? शायद नहीं। ट्यूमन का कहना था कि हो सकता है टैलेंट काफी लोगों में हो पर उन्हें मौका ही ना मिले, तो फिर शायद लोगों को मोटिवेट करने के लिए इतने ज्यादा अनइक्वल रिवॉर्ड्स की जरूरत ही ना हो। हाँ, खासकर अगर स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा रिजिड हो, बहुत कठोर हो, जैसे उन्होंने भारतीय जाति व्यवस्था का उदाहरण दिया। अगर व्यवस्था ऐसी है तो जो निचली मानी जाने वाली जातियां या वर्ग हैं, उनका टैलेंट तो कभी ठीक से सामने आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि उन्हें मौके ही नहीं मिलेंगे। बिल्कुल। इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी अवसरों की असमानता, वो असल में टैलेंट की खोज में, टैलेंट को सामने लाने में एक बहुत बड़ी बाधा बन जाती है। ये बात तो बहुत गहरी है। अच्छा, और डेविस मूर का वो तर्क कि ट्रेनिंग एक सैक्रिफाइस है, कि डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए सालों पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तो वो एक त्याग है। हाँ, कि ट्रेनिंग इज अ सैक्रिफाइस, और इसीलिए बाद में ज्यादा रिवॉर्ड मिलना जायज है। ट्यूमन ने इसे भी चैलेंज किया। उन्होंने कहा, क्या वाकई स्टूडेंट लाइफ सिर्फ सैक्रिफाइस है? उसके अपने मजे भी तो हैं। हाँ, वो तो है। आजादी, लेजर। हाँ, लेजर, आजादी, खुद को डेवलप करने का मौका, सेल्फ डेवलपमेंट। और अक्सर ट्रेनिंग का जो खर्चा होता है वो या तो परिवार उठाता है या फिर समाज स्कॉलरशिप्स वगैरह के जरिए। और जो कमाई का नुकसान होता है, लॉस ऑफ अर्निंग्स ड्यूरिंग ट्रेनिंग, वो अक्सर नौकरी के शुरुआती मान लीजिए 10 सालों में ही पूरा हो जाता है। अच्छा। हाँ, तो फिर सवाल ये है कि उसके बाद भी पूरी जिंदगी ऊंची तनख्वाह और ज्यादा प्रेस्टीज क्यों मिलती रहे? क्या वो सैक्रिफाइस इतना बड़ा था कि लाइफ लॉन्ग कॉम्पेंसेशन मिले? मतलब टर्मन हर एंगल से डेविस मूर के तर्क को क्वेश्चन कर रहे थे। बिल्कुल। उनका मेन पॉइंट था मोटिवेशन को लेकर भी। डेविस मूर कह रहे थे कि असमान इनाम, इनइक्वालिटी, लोगों को मोटिवेट करती है। हाँ, कि ज्यादा पाने के लिए लोग मेहनत करेंगे, मुश्किल काम करेंगे। लेकिन टर्मन का मानना था कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन अक्सर मोटिवेशन में बैरियर बनता है, बाधा डालता है। बाधा कैसे? ऐसे कि जो लोग निचले तबके में हैं, लोअर स्ट्राटा में, उनके लिए ऊपर उठना इतना मुश्किल हो सकता है कि वो मोटिवेट होने के बजाय डिस्करेज हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं। हाँ, ये तो दिखता है। आज भी हम देखते हैं ना कि एक वर्किंग क्लास बैकग्राउंड के बच्चे के लिए हायर एजुकेशन तक पहुंचना या किसी अच्छी नौकरी तक पहुंचना एक मिडिल क्लास या अपर क्लास बच्चे के मुकाबले कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। तो वो मोटिवेशन कहाँ से आएगी जब रास्ते ही बंद दिखें? सही बात है, सिस्टम ही शायद डिमोटिवेट कर देता है। और एक बात और, हाँ। जो लोग पहले से ऊंचे पदों पर हैं, ज्यादा रिवॉर्ड्स पा रहे हैं, वो अक्सर दूसरों के लिए, नीचे वालों के लिए बाधाएं खड़ी करते हैं। मतलब जानबूझकर। हाँ, कह सकते हैं अपने ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स की पावर का इस्तेमाल करके वो भर्ती को, रिक्रूटमेंट को लिमिट कर देते हैं, सीमित कर देते हैं, ताकि उनकी डिमांड बनी रहे। एग्जैक्टली, ताकि सप्लाई कम रहे, डिमांड बनी रहे और उनके रिवॉर्ड्स ऊंचे बने रहे। ट्यूमन ने इसका उदाहरण भी दिया था अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन AMA का। अच्छा, AMA। हाँ, कि कैसे उन्होंने डॉक्टरों की सप्लाई को कंट्रोल किया, नए मेडिकल कॉलेज खोलने में रुकावटें डाली ताकि डॉक्टरों की कमी बनी रहे और उनकी फीस, उनकी इनकम ऊंची रहे। अरे वाह, मतलब ये तो पूरा पावर गेम है। बिल्कुल। तो ट्यूमन का निष्कर्ष निचोड़ ये था कि स्ट्रैटिफिकेशन अपने स्वभाव से ही, बाय इट्स वेरी नेचर, उन कामों को ठीक से कर ही नहीं सकता जो डेविस मूर उसके लिए बता रहे थे। क्यों? क्योंकि जब तक निचले तबके में पैदा होने वालों को अपनी प्रतिभा निखारने के वैसे ही अवसर नहीं मिलते जैसे ऊंचे तबके वालों को मिलते हैं, हाँ। जब तक रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है सभी प्रतिभाशाली लोगों के लिए, तब तक आप असमान इनामों को फंक्शनल कहकर जस्टिफाई नहीं कर सकते। वो जायज नहीं ठहराया जा सकता। ये बहुत बड़ा क्रिटिक है। और डेविस मूर का एक और दावा था ना इंटीग्रेशन को लेकर। हाँ। कि स्ट्रैटिफिकेशन समाज को इंटीग्रेट करता है, जोड़ता है। हाँ, उनका मानना था कि ये कॉमन वैल्यूज पैदा करता है, लोगों को अपनी अपनी जगह पता होती है, इससे समाज जुड़ा रहता है। इस पर ट्यूमन ने क्या कहा? ट्यूमन ने कहा बिल्कुल उल्टा होता है। स्ट्रैटिफिकेशन समाज को जोड़ता नहीं बल्कि तोड़ता है।
ये अलग अलग वर्गों के बीच हॉस्टिलिटी यानी दुश्मनी, सस्पिशन यानी शक और डिस्ट्रस्ट यानी अविश्वास को बढ़ावा देता है। अच्छा। हाँ, अमीर गरीब, ऊंची जाति नीची जाति, इनके बीच तनाव बढ़ता है। तो ये एक डिवाइसिव फोर्स है, समाज को तोड़ने वाली ताकत। संक्षेप में कहें तो ट्यूमन के हिसाब से स्ट्रैटिफिकेशन के कई डिसफंक्शंस हैं, नकारात्मक प्रभाव हैं। क्या क्या, एक बार फिर से बताएंगी? हाँ, उनके अनुसार ये टैलेंट की खोज को रोकता है, समाज के प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को लिमिट करता है, स्टेटस को यानी मौजूदा व्यवस्था को बनाए रखने वाली आइडियोलॉजी को बढ़ावा देता है, लोगों में सेल्फ इमेज का असमान वितरण करता है, मतलब कुछ लोग खुद को बेहतर समझते हैं, कुछ कमतर, और सोशल इंटीग्रेशन यानी सामाजिक एकता को कमजोर करता है। बाप रे, मतलब फंक्शनल होने के बजाय ये तो काफी डिसफंक्शनल लग रहा है ट्यूमन के नजरिए से। बिल्कुल। हालांकि डेविस और मूर ने भी ट्यूमन के जवाब में कुछ कहा था, है ना? हाँ, उन्होंने जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि किसी पद का इम्पोर्टेंस सिर्फ उसके काम से नहीं बल्कि उसकी यूनिकनेस से भी तय होता है। मतलब वो काम कितने कम लोग कर सकते हैं और दूसरे पदों की उस पर कितनी डिपेंडेंसी है, निर्भरता है। अच्छा। और उन्होंने ये भी दोहराया कि रिवॉर्ड सिर्फ पैसे का नहीं होता, ट्रेनिंग में जो समय और ऊर्जा लगती है उसका त्याग भी एक रिवॉर्ड का जस्टिफिकेशन है। और उन्होंने ये भी कहा कि स्ट्रैटिफिकेशन समाज में पाया जाता है, यह हकीकत है। हाँ, उनका तर्क था कि क्योंकि ये हर समाज में किसी न किसी रूप में मौजूद है, इसका मतलब ये फंक्शनल तो है, भले ही इसके कुछ डिसफंक्शंस भी हों। मतलब नेट बैलेंस फंक्शनल है। ओके। और ट्यूमन के अलावा भी तो आलोचक होंगे? हाँ, और भी कई लोगों ने फंक्शनलिस्ट नजरिए पर सवाल उठाए हैं। जैसे डैरेनडॉर्फ ने कहा कि स्ट्रैटिफिकेशन असल में नॉर्म्स, सैंक्शंस और पावर से जुड़ा है, न कि सिर्फ फंक्शनल नेसेसिटी से। फंक्शनल थ्योरी जो है वो जाति व्यवस्था जैसी बहुत रिजिड सिस्टम्स को ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाती। और कुछ आलोचक ये भी मानते हैं कि ये थ्योरी असल में मौजूदा असमानताओं को, इनइक्वालिटी को बस जस्टिफाई करने का एक तरीका है, एक तरह से अमीरों और ताकतवरों के पक्ष में खड़ी दिखती है। तो कुल मिलाकर ट्यूमन और अन्य आलोचकों ने डेविस मूर की इस जरूरी असमानता वाली बात पर काफी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। ये दिखाया है कि जिसे फंक्शनल कहा जा रहा है वो शायद उतना फंक्शनल ना हो, बल्कि पावर, ट्रेडिशन और इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का नतीजा ज्यादा हो। बिल्कुल, ये बहस बहुत महत्वपूर्ण है स्ट्रैटिफिकेशन को समझने के लिए। हाँ, वाकई। चलिए, ये तो हुई फंक्शनल थियरी और उसकी आलोचनाओं की बात। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। ये नजरिया फंक्शनलिस्ट व्यू से काफी अलग है, बल्कि कह सकते हैं बिल्कुल उल्टा है। हाँ, बिल्कुल। फंक्शनलिस्ट जहाँ मानते हैं कि स्ट्रैटिफिकेशन सोसाइटी को इंटीग्रेट करता है, मतलब जोड़ता है, कलेक्टिव गोल्स के लिए जरूरी है, ऐसा कुछ। एग्जैक्टली। वही मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव कहता है कि नहीं, स्ट्रैटिफिकेशन तो डिवाइसिव है, ये समाज को बांटता है। मार्क्सिस्ट के लिए स्ट्रैटिफिकेशन आप कह सकते हैं एक मैकेनिज्म है जिसके जरिए एक ग्रुप दूसरे को एक्सप्लॉइट करता है, मतलब शोषण का एक तरीका। अच्छा। जो फंक्शनलिस्ट्स हैं जैसे पासन्स या डेविस और मोर, वो सोशल इनइक्वालिटी की बात तो करते हैं, पर वो स्पेसिफिक सोशल स्टाटा या क्लासेस पर उतना फोकस नहीं करते। मतलब ऐसी क्लासेस जिनके मेंबर्स के कॉमन इंटरेस्ट्स हों और शायद कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट भी हों। मार्क्सिस्ट थ्योरी के लिए तो ये क्लास का कॉन्सेप्ट ही सेंट्रल है। बिल्कुल। तो मार्क्स के हिसाब से हर स्ट्रैटिफाइड सोसाइटी में दो मेन सोशल ग्रुप्स होते हैं, एक रूलिंग क्लास और एक सब्जेक्ट क्लास। हाँ, फंडामेंटली यही दो ग्रुप्स हैं। और रूलिंग क्लास की जो ताकत है, जो पावर है, वो कहाँ से आती है? वो आती है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनरशिप और कंट्रोल से। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी जमीन, कैपिटल, लेबर पावर को कंट्रोल करना, बिल्डिंग्स, मशीनरी, ये सब चीजें। अच्छा, मतलब जिसके पास ये सब है वो रूलिंग क्लास है। करेक्ट। और इसी वजह से, इसी ओनरशिप के आधार पर रूलिंग क्लास सब्जेक्ट क्लास को एक्सप्लॉइट करती है, ऑप्रेस करती है। और इन दोनों क्लासेस के बीच एक बेसिक कॉन्फ्लिक्ट हमें यहाँ बना रहता है, मतलब उनके हित टकराते हैं। और जो सोसाइटी के दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे लीगल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, हाँ, मार्क्स के अनुसार वो भी रूलिंग क्लास के ही इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उन्हीं के फायदे के लिए काम करते हैं, उन्हीं के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो फिर इस एक्सप्लॉइटेशन और ऑप्रेशन का अंत कैसे होगा? मार्क्स का क्या मानना था? उनका मानना था कि ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक क्लासेस ही खत्म ना हो जाएं। क्लास स्ट्रक्चर को ही अबॉलिश करना होगा। और क्लासेस कैसे खत्म होंगी? जब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर कम्युनल ओनरशिप हो, मतलब किसी एक व्यक्ति या ग्रुप की प्राइवेट प्रॉपर्टी ना होकर सबका हक हो, सब मिलकर ओन करें। राइट।
कम्युनल ओनरशिप। हाँ, तो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव में किसी भी स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम का जो बेस है, जो बुनियाद है, वो यही है कि अलग अलग सोशल ग्रुप्स का मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से रिश्ता क्या है। क्लास क्या है? क्लास एक सोशल ग्रुप है जिसके सभी मेंबर्स का मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से एक जैसा रिलेशनशिप होता है। अच्छा, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे फ्यूडल सिस्टम में। हाँ, फ्यूडल सिस्टम में मेन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या था? जमीन। बिल्कुल। तो वहां दो मेन क्लासेस थी। एक तो फ्यूडल नोबिलिटी जो जमीन के मालिक थे, लॉर्ड्स, जागीरदार वगैरह, और दूसरी थी लैंडलेस सर्फ्स, वो किसान जिनके पास अपनी जमीन नहीं थी और वो लॉर्ड की जमीन पर काम करते थे, प्रायः बंधुआ मजदूर की तरह। बिल्कुल वैसे ही कैपिटलिस्ट सिस्टम में भी दो मेन क्लासेस हैं। एक है बोर्जवाजी यानी कैपिटलिस्ट क्लास, जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्ट्रीज, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, ये सब। और दूसरी है प्रोलेटेरिएट यानी वर्किंग क्लास। इनके पास अपने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, इनके पास सिर्फ अपनी लेबर पावर है, अपना श्रम, जिसे वो कैपिटलिस्ट को वेजेस के बदले बेचते हैं। एग्जैक्टली। अपनी लेबर को बेचकर ही वो अपना गुजारा करते हैं। तो ये दो मुख्य वर्ग हो गए कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। मार्क्स ने वेस्टर्न सोसाइटी के डेवलपमेंट को हिस्टोरिकली भी देखा था, है ना? हाँ, कुछ स्टेजेस बताए थे उन्होंने। हाँ, उन्होंने 4 मेन एपॉक्स या स्टेजेस की बात की: प्रिमिटिव कम्युनिज्म, एंशिएंट सोसाइटी, फ्यूडल सोसाइटी और कैपिटलिस्ट सोसाइटी। और इसमें क्लासलेस सोसाइटी कौन सी थी? उनके हिसाब से सिर्फ प्रिमिटिव कम्युनिज्म ही क्लासलेस सोसाइटी का इकलौता एग्जाम्पल है, जो बिल्कुल शुरुआती समाज थे। अच्छा, उसके बाद हर सोसाइटी, चाहे वो एंशिएंट हो, फ्यूडल हो या कैपिटलिस्ट हो, वो 2 मेजर क्लासेस में बटी रही। एंशिएंट सोसाइटी में मास्टर्स और स्लेव्स थे। हाँ, मालिक और गुलाम। फ्यूडल सोसाइटी में लॉर्ड्स और सर्फ्स, जमींदार और किसान मजदूर। और कैपिटलिस्ट सोसाइटी में कैपिटलिस्ट्स और वेज लेबरर्स, पूंजीपति और मजदूर वर्ग। और हर स्टेज में जो प्रोडक्शन के लिए जरूरी लेबर पावर थी वो सब्जेक्ट क्लास से आती थी, स्लेव्स, सर्व्स या वेज लेबरर्स। हाँ, बिल्कुल। और ये सब्जेक्ट क्लास हमेशा पॉपुलेशन की मेजॉरिटी होती थी, जबकि रूलिंग क्लास एक माइनॉरिटी। तो ये प्रिमिटिव कम्युनिज्म में क्लासेस क्यों नहीं थी? आपने कहा वो क्लासलेस था। हाँ, क्योंकि वहां मोड ऑफ प्रोडक्शन अलग था। उसको मार्क्स ने सोशलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन कहा एक तरह से। हंटिंग और गैदरिंग करने वाले जो बैंड्स थे, उनमें जमीन और उसके रिसोर्सेज जैसे जंगल के फल या शिकार, वो सबके होते थे, कम्युनली ओन्ड। कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं थी, नहीं, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी मींस ऑफ प्रोडक्शन पर। सब प्रोड्यूसर भी थे और एक तरह से ओनर भी। और इकोनॉमी सब्सटेंस लेवल की थी, मतलब बस गुजारा चलता था, सरप्लस नहीं था। हाँ, कोई खास सरप्लस वेल्थ जमा नहीं होती थी। हाँ, इसलिए क्लासेस बनने का बेस ही नहीं था। तो क्लासेस उभरी कैसे? ये ट्रांजिशन कैसे हुआ? क्लासेस तब उभरी जब एग्रीकल्चर डोमिनेंट मोड ऑफ प्रोडक्शन बना, खेती शुरू हुई। इससे सोसाइटी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ गई, पैदावार बढ़ी। हाँ, पैदावार बढ़ी और सरप्लस वेल्थ पैदा हुई, मतलब जरूरत से ज्यादा अनाज या दूसरा सामान बनने लगा। अच्छा, अब जब सरप्लस था तो ये जरूरी नहीं रहा कि हर कोई खेती में ही लगा रहे। कुछ लोग दूसरे कामों में स्पेशलाइज करने लगे। जैसे कोई मिट्टी के बर्तन बनाने लगा, कोई कपड़े बुनने लगा, कोई औजार बनाने लगा। तो डिवीजन ऑफ लेबर कॉम्प्लेक्स हो गया पहले से ज्यादा। और इस सरप्लस वेल्थ और स्पेशलाइजेशन से इससे एक्सचेंज ऑफ गुड्स बढ़ा, ट्रेडिंग शुरू हुई, चीजों का लेन देन होने लगा। और यहीं से प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आया होगा। एग्जैक्टली। इसी के साथ प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। चीजें अब पूरी कम्युनिटी की नहीं बल्कि इंडिविजुअल या फैमिली की मानी जाने लगी। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन भी प्राइवेट हो गए। हाँ, जमीन, औजार, ये सब प्राइवेट प्रॉपर्टी बनने लगे। और यही प्राइवेट प्रॉपर्टी और एक्यूमुलेशन ऑफ सरप्लस वेल्थ, ये जो अतिरिक्त धन जमा होने लगा, यही क्लास सोसाइटीज का बेस बना। तो एक क्लास बन गई नॉन प्रोड्यूसर्स की। हाँ, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ऑन करते थे। और दूसरी क्लास बनी प्रोड्यूसर्स की, जिनके पास सिर्फ अपनी लेबर थी और वो अपनी लेबर उन नॉन प्रोड्यूसर्स को बेचने पर मजबूर थे। और यहीं से फिर वो क्लास कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ जिसकी बात मार्क्स करते हैं। बिल्कुल, यहीं से वो एंटागनिज्म, वो संघर्ष शुरू हुआ जो मार्क्स के अनुसार हिस्ट्री को आगे बढ़ाता है। तो ये था मार्क्सिस्ट नजरिया सोशल स्ट्रैटिफिकेशन और क्लासेस के ओरिजिन पर। काफी डिटेल्ड है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम मार्क्सवादी नजरिए से देखते हैं। ये जो समाज के मुख्य वर्ग हैं, मेजर सोशल क्लासेस, इनके बीच ये निर्भरता मतलब डिपेंडेंसी और संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट का रिश्ता क्या है?
सुनने में तो लगता है एक दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता। हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है मार्क्स की पूरी थ्योरी में। देखिए, मार्क्स के हिसाब से पूंजीवादी समाज में, माने कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, दो मुख्य वर्ग उभर कर आते हैं। एक है बुर्जुआजी, हाँ, पूंजीपति वर्ग, जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्ट्री, मशीनें, जमीन, ये सब। बिल्कुल। और दूसरा है प्रोलेटारिएट, मतलब मजदूर वर्ग, जिनके पास सिवाय अपनी मेहनत, अपनी लेबर पावर बेचने के और कुछ नहीं है। और निर्भरता तो साफ है, अगर मुझे नौकरी चाहिए, जीना है, तो मुझे अपनी मेहनत बेचनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास तो फैक्ट्री है नहीं, तो मैं निर्भर हूं पूंजीपति पर। एकदम सही। और दूसरी तरफ देखिए, पूंजीपति जो है वो खुद तो शारीरिक मेहनत करके उत्पादन नहीं कर रहा ना। नहीं, वो तो मैनेजमेंट देखता है, कैपिटल लगाता है। हाँ, तो उसे प्रोडक्शन के लिए मजदूरों की लेबर पावर चाहिए ही चाहिए। उसके बिना तो मशीनें खड़ी रह जाएंगी, है ना जी। तो निर्भरता तो है, लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ लगती है। ये निर्भरता बराबर की तो नहीं लग रही, कहीं ना कहीं एक झोल है इसमें। एग्जैक्टली वही मार्क्स का क्रक्स है। वो कहते हैं कि ये रिश्ता बराबर का है ही नहीं, ये रिश्ता है एक्सप्लॉइटर और एक्सप्लॉइटेड का, शोषक और शोषित का, अच्छा, ऑप्रेसर और अप्रेस्ड का। हाँ। पूंजीपति वर्ग मजदूर वर्ग की कीमत पर उनके शोषण से ही अपना फायदा बनाता है, और यहीं से हितों का टकराव, मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, शुरू होता है। इसे थोड़ा और खोलते हैं। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में शोषण कैसे होता है? कैपिटल का मतलब तो हुआ पैसा, जो और पैसा कमाने के लिए लगाया जाए, है ना? हाँ बिल्कुल। कैपिटल वो पैसा है जो प्रोडक्शन में इन्वेस्ट किया जाता है प्रॉफिट कमाने के इरादे से। और इस सिस्टम की खासियत ये है कि इसमें हर चीज की एक मॉनेटरी वैल्यू होती है। सामान हो, लेबर पावर हो, कच्चा माल, मशीनें, सब कुछ खरीदा बेचा जा सकता है। और पूंजीपति पैसा लगाता है, प्रोडक्शन करता है, माल बेचता है लागत से ज्यादा कीमत पर, और इसी से वो कैपिटल जमा करता जाता है। हाँ, एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल। लेकिन मार्क्स का बुनियादी सवाल ये था कि भाई ये जो अतिरिक्त पैसा है, ये जो प्रॉफिट है, ये आता कहाँ से है? उनका तर्क था कि कैपिटल मतलब पैसा या मशीन वो खुद से कुछ नया पैदा नहीं कर सकता। वैल्यू पैदा करने वाली चीज तो सिर्फ लेबर है, इंसान की मेहनत। अच्छा, ये पॉइंट अहम है। सिर्फ लेबर ही नई वेल्थ क्रिएट करती है। बिल्कुल। और मजदूर को जो मजदूरी मिलती है, वेजेस, वो उस वैल्यू से हमेशा कम होती है जो वो अपनी मेहनत से असल में पैदा कर रहा है। मान लीजिए एक मजदूर ने दिन भर काम करके 1,000 रुपए की कीमत का सामान बनाया, ठीक, लेकिन पूंजीपति उसे मजदूरी देता है सिर्फ मान लीजिए 400 रुपए, जो बस उसके और उसके परिवार के गुजारे लायक हो। तो ये जो 600 रुपए का फर्क आया, 1000 की वैल्यू बनी, 400 मिले, ये 600 रुपए कहाँ गए? यही 600 रुपए है सरप्लस वैल्यू, अतिरिक्त मूल्य। और मार्क्स के अनुसार यही सरप्लस वैल्यू पूंजीपति का प्रॉफिट बनता है। बिना कुछ खुद पैदा किए वो मजदूर की मेहनत का एक हिस्सा एक तरह से हड़प लेता है। ओहो, तो ये तो सीधा सीधा एक्सप्लॉयटेशन हुआ, मतलब शोषण। मार्क्स का विश्लेषण के हिसाब से हाँ, क्योंकि बुर्जुआजी खुद प्रोड्यूसर नहीं है, वो प्रोलेटेरिएट का शोषण कर रहा है जो असल में वेल्थ क्रिएटर्स हैं। और ये शोषण सिर्फ पूंजीवाद में नहीं, मार्क्स कहते हैं हर क्लास सोसाइटी की कहानी यही है, बस तरीके बदलते रहे हैं। तो जिसके हाथ में पैसा मतलब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उसी के हाथ में पावर, ये इकोनॉमिक पावर ही फिर पॉलिटिकल पावर बन जाती होगी। हाँ, मार्क्सवादी थ्योरी का ये सेंट्रल आइडिया है। इकोनॉमिक पावर ही पॉलिटिकल और सोशल पावर का आधार है। जिसके पास उत्पादन के साधनों का ओनरशिप और कंट्रोल है, वही समाज का रूलिंग क्लास बनता है। और समाज का जो बाकी ढांचा है, जैसे सरकार, कानून, शिक्षा, मीडिया, ये सब, उसे मार्क्स कहते हैं सुपरस्ट्रक्चर। और ये सुपरस्ट्रक्चर हमेशा इकोनॉमिक बेस, यानी जो आर्थिक बुनियाद है, उसी से शेप होता है और उसी को मजबूत करता है। मतलब कानून ऐसे बनेंगे जो अमीरों की प्रॉपर्टी की रक्षा करें, पॉलिटिक्स में उन्हीं का दबदबा होगा, शिक्षा वैसी दी जाएगी जो स्टेटस को पर सवाल न उठाए। प्रिसाइसली, सुपरस्ट्रक्चर एक तरह से रूलिंग क्लास के दबदबे को बनाए रखने का, उसे लेजिटिमेट करने का और सब्जेक्टेड क्लास को दबाने का एक इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, एक मैकेनिज्म बन जाता है। इसमें फिर विचारों का, आइडियाज का क्या रोल है? बहुत बड़ा रोल है। मार्क्स कहते थे कि किसी भी युग में जो डोमिनेंट आइडियाज होते हैं, जो विचार समाज में छाए रहते हैं, वो असल में रूलिंग क्लास के ही आइडियाज होते हैं।
इसे उन्होंने रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी कहा। अच्छा, मतलब सोच पर भी कब्जा। हाँ, ये आइडियोलॉजी उनके शासन को, उनके दबदबे को जस्टिफाई करती है, सही ठहराती है, और समाज की असलियत की, शोषण की एक डिस्टॉर्टेड पिक्चर, एक तोड़ मरोड़ के तस्वीर पेश करती है। जिसे आज के जमाने में फ्री मार्केट का आइडिया या इंडिविजुअल फ्रीडम की बात, कि हर कोई अपनी मेहनत से आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल, जबकि मार्क्स के नजरिए से देखें तो मजदूर कहाँ से फ्री है, वो तो अपनी लेबर पावर बेचने को मजबूर है, वो तो वेज स्लेवरी में फंसा है। पर आइडियोलॉजी ये बताती है कि सब ठीक है, सिस्टम निष्पक्ष है। और इसी से लोग शायद असलियत देख नहीं पाते। पूंजीपति वर्ग भी मौजूदा हालात को, स्टेटस को बिल्कुल नॉर्मल, नेचुरल और शायद एकमात्र संभव तरीका मान लेता है। वो शोषण की असलियत को, उसके सिस्टमैटिक नेचर को समझ नहीं पाता। और जब तक ये फॉल्स कॉन्शियसनेस है, तब तक कोई बड़ी बगावत या बदलाव नहीं होगा, समाज में स्टेबिलिटी बनी रहेगी। हाँ, ये स्टेबिलिटी बनाए रखने में मदद करती है, लेकिन मार्क्स का मानना था कि ये स्टेबिलिटी ऊपरी है, अंदर ही अंदर कॉन्फ्लिक्ट तो चल ही रहा है, वो दबा रहता है। तो फिर बदलाव कैसे आएगा? मार्क्स का मानना था कि क्लास स्ट्रगल, वर्ग संघर्ष ही इतिहास को आगे बढ़ाता है, सोशल चेंज का ड्राइविंग फोर्स है। हाँ, उनका वो मशहूर कथन है, द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिदरटू एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल्स। मतलब अब तक का सारा मानव इतिहास वर्ग संघर्षों का ही इतिहास रहा है। जब भी कोई नया सोशल ग्रुप बेहतर फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, मतलब उत्पादन की नई ताकतें और तरीके डेवलप करता है, तो पुराने सिस्टम से उसका टकराव होता है और एक नया युग शुरू होता है। जैसे सामंतवाद, फ्यूडलिज्म के अंदर ही पूंजीवाद पनपा और फिर उसने सामंतवाद को हटाकर अपनी सत्ता कायम की। बिल्कुल, लेकिन मार्क्स कहते थे कि पूंजीवाद का संघर्ष आखिरी होगा, क्योंकि यहाँ लड़ाई एक छोटी सी माइनॉरिटी, बुर्जुआजी, और एक विशाल मेजॉरिटी, प्रोलेटेरिएट के बीच है। और इस संघर्ष का नतीजा क्या होगा? मार्क्स का मानना था कि इस संघर्ष में प्राइवेट प्रॉपर्टी की जगह कम्युनल ओनरशिप आएगी। उत्पादन का तरीका तो इंडस्ट्रियल ही रहेगा, लेकिन उसका नियंत्रण समाज के हाथ में होगा। उनका विश्लेषण था कि कैपिटलिज्म के अंदर के कॉन्ट्राडिक्शंस, उसके अपने विरोधाभास, जैसे कि बार बार आने वाले आर्थिक संकट, बढ़ता शोषण, ये सब मिलकर उसे उसके अंत तक ले जाएंगे। और अंत कैसे होगा? प्रोलेटेरिएट क्रांति करेगा, एक रेवोल्यूशन के जरिए वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर कब्जा करेगा, बुर्जुआजी के राज को खत्म करेगा और एक क्लासलेस सोसाइटी बनाएगा, कम्युनिज्म, जहां कोई वर्ग नहीं होगा, कोई शोषण नहीं होगा, कोई राज्य नहीं होगा और इसलिए कोई कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होगा। मार्क्स के लिए वो इतिहास का अंत होगा, मतलब वर्ग संघर्ष के इतिहास का अंत। पर इस क्रांति के लिए प्रोलेटेरिएट को जागरूक होना पड़ेगा, है ना? आपने फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस की बात की, तो वो क्लास इन इटसेल्फ से क्लास फॉर इटसेल्फ कैसे बनेगा? बहुत अच्छा सवाल है। क्लास इन इटसेल्फ का मतलब है कि बस ऑब्जेक्टिव तौर पर लोगों का इकोनॉमिक रिलेशनशिप एक जैसा है, वो सब मजदूर हैं, अपनी मेहनत बेचते हैं, लेकिन उनमें आपसी जुड़ाव या साझा चेतना हो ये जरूरी नहीं। और क्लास फॉर इटसेल्फ? क्लास फॉर इटसेल्फ वो तब बनता है जब उस वर्ग के सदस्यों में क्लास कॉन्शियसनेस आती है, मतलब उन्हें अपनी असली हालत, अपने शोषण और अपने साझा हितों की गहरी समझ पैदा होती है। उनमें क्लास सॉलिडेरिटी, मतलब आपसी एकजुटता आती है। उन्हें ये एहसास होता है कि वो अकेले नहीं हैं और कलेक्टिव स्ट्रगल, मतलब मिलकर संघर्ष करने से ही वो रूलिंग क्लास को हरा सकते हैं। और ये जागरूकता, ये क्लास कॉन्शियसनेस कैपिटलिज्म के अंदर ही बढ़ेगी। मार्क्स का मानना था, हाँ। इसके दो मुख्य कारण उन्होंने बताए। पहला तो कैपिटलिज्म का अपना नेचर ही है एक्सप्लॉयटेशन का, जो लगातार कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है। मजदूर रोज अनुभव करते हैं उसे। और दूसरा, एक्सप्लॉयटेशन को समझते हैं और उनके लिए संगठित होना, ऑर्गेनाइज होना आसान हो जाता है। पहले के किसानों या कारीगरों की तरह बिखरे हुए नहीं रहते। अच्छा, और क्या आप क्लासेस के बीच ध्रुवीकरण, मतलब पोलराइजेशन भी बढ़ता जाएगा, खाई और गहरी होगी? हाँ, मार्क्स ने प्रिडिक्ट किया था कि पूंजीवाद के विकास के साथ समाज में वर्गों का ध्रुवीकरण बढ़ेगा, खाई अमीर और गरीब के बीच बढ़ेगी। इसके उन्होंने कुछ कारण दिए थे, जैसे कि एक, जैसे जैसे मशीनें ज्यादा इस्तेमाल होंगी, काम का नेचर बदलता जाएगा, स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर का फर्क शायद कम होगा और एक ज्यादा होमोजीनियस वर्किंग क्लास बनेगा जिनकी हालत एक जैसी होगी। दूसरा, पॉपुलराइजेशन का सिद्धांत। इसका मतलब ये नहीं कि मजदूरों की एब्सोल्यूट इनकम बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, हो सकता है थोड़ी बढ़ जाए, लेकिन बुर्जुआजी की दौलत बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ेगी, तो अमीर और गरीब के बीच का जो रिलेटिव
गैप है, जो सापेक्ष गरीबी है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और तीसरा कारण? तीसरा उन्होंने कहा था कि इंटरमीडिएट स्ट्राटा, मतलब जो बीच के वर्ग हैं, जैसे छोटे दुकानदार, छोटे उत्पादक, पेटी बुर्जुआजी जिन्हें कहते हैं, वो कंपटीशन में टिक नहीं पाएंगे। बड़ी पूंजी के सामने वो हार जाएंगे, उनका कारोबार ठप होगा और वो खुद भी प्रोलेटेरिएट में शामिल होते जाएंगे। तो मतलब कैपिटल कुछ ही हाथों में कॉन्सेंट्रेट होता जाएगा। हाँ, पूंजी कुछ भीमकाय कॉरपोरेशंस या पूंजीपतियों के हाथों में सिमटती जाएगी और समाज मोटे तौर पर दो बड़े विरोधी खेमों में बढ़ जाएगा। एक तरफ मुट्ठी भर बुर्जुआजी और दूसरी तरफ विशाल प्रोलेटेरिएट। और जब ये ध्रुवीकरण चरम पर होगा और प्रोलेटेरिएट में क्लास कॉन्शियसनेस पूरी तरह विकसित हो चुकी होगी, तब क्रांति होगी। यही मार्क्स की उम्मीद और उनका विश्लेषण था। उन्हें लगा था कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में, जहां वो रह रहे थे, ये प्रोसेस उन्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये पोलराइजेशन हो रहा है, मजदूर वर्ग संगठित हो रहा है, तो क्रांति दूर नहीं है। काफी गहरा विश्लेषण है ये। निर्भरता से शुरू होकर शोषण, फिर सत्ता का खेल, विचारों का प्रभाव और आखिर में संघर्ष और क्रांति की भविष्यवाणी तक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन को थोड़ा गहराई से देखते हैं। हाँ, बिल्कुल। कार्ल मार्क्स की ये थ्योरी, इसका मेन फोकस है कि समाज में जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, उसका सोशल इनइक्वालिटी, मतलब अमीरी गरीबी के फर्क से क्या कनेक्शन है। राइट। तो ये स्ट्रैटिफिकेशन यानी समाज का अलग अलग लेवल्स में बंटना, ये फंडामेंटली मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप से जुड़ा है, जैसे जमीन, फैक्ट्रीज, कैपिटल। ये सब किसके पास है? एग्जैक्टली, वही कोर आइडिया है और इससे सीधा जन्म लेता है जिसको मार्क्स ने कहा क्लास कॉन्फ्लिक्ट, यानी मालिकों, बुर्जुआजी और मजदूरों, प्रोलेटेरिएट के बीच का संघर्ष। अच्छा, मार्क्स तो ये भी कहते थे कि शुरू में जब प्रिमिटिव कम्युनिज्म था, तब तो कोई क्लास या स्ट्रैटिफिकेशन था ही नहीं। हाँ, उनका व्यू था कि तब सब बराबर थे, लेकिन जैसे ही खासकर खेती में सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा, मतलब जरूरत से ज्यादा पैदा करना, और साथ में प्राइवेट प्रॉपर्टी का आइडिया आया, तभी से इनइक्वालिटी शुरू हुई और क्लासेस बन गए। बिल्कुल, वहीं से ये पूरा खेल शुरू हुआ। मार्क्स के लिए स्ट्रैटिफिकेशन की नींव ही इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, मतलब इकोनॉमिक रिसोर्सेज तक किसकी कितनी पहुंच है। तो ये एक तरह का इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म हुआ कि पैसा ही सब कुछ डिसाइड करेगा, सोसाइटी का स्ट्रक्चर, कल्चर, सब। हाँ, काफी हद तक उनका यही कहना था। इकोनॉमिक बेस ही सुपर स्ट्रक्चर को शेप करता है उनके हिसाब से। आसान भाषा में पैसा ही पावर है। और ये स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? मतलब बड़ा क्लियर कट लगता है। हैव्स जिनके पास सब कुछ है और हैव नॉट्स जिनके पास कुछ नहीं। थोड़ा ज्यादा ही सिंप्लीफाइड नहीं लगता ये? देखिए, मार्क्स का हिस्टोरिकल एनालिसिस तो यही था। वो कहते थे कि हर युग में समाज फंडामेंटली दो विरोधी गुटों में ही बनता रहा है। जैसे एंशिएंट सोसाइटी में मालिक, मास्टर्स और गुलाम, स्लेव्स। फिर फ्यूडल सोसाइटी में आ गए लॉर्ड्स, सामंत, और सर्फ्स, किसान या बंधुआ मजदूर। और अब कैपिटलिस्ट सोसाइटी में बुर्जुआजी जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन करते हैं और प्रोलेटेरिएट जो अपनी मेहनत बेचकर जीते हैं। एग्जैक्टली, हमेशा एक रूलिंग क्लास और एक सब्जेक्ट क्लास। लेकिन एक सवाल आता है, आजकल तो हम इतना बड़ा मिडिल क्लास देखते हैं, प्रोफेशनल्स हैं, छोटे दुकानदार हैं, मैनेजर्स हैं, ये लोग कहाँ फिट होते हैं? मार्क्स ने इनको इग्नोर किया क्या? ये एक बहुत कॉमन क्रिटिसिज्म है और वैलिड भी लगता है आज के कॉन्टेक्स्ट में। मार्क्स का अनुमान था कि कैपिटलिज्म में धीरे धीरे पोलराइजेशन बढ़ेगा। पोलराइजेशन मतलब समाज के बीच के जो ग्रुप्स हैं, जैसे पटीट बुर्जुआजी, छोटे दुकानदार, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग, वो या तो बड़े कैपिटल के कंपटीशन में टिक नहीं पाएंगे और मजदूर बन जाएंगे, जिसे कहते हैं प्रोलेटराइजेशन। या फिर कुछ सफल होके ऊपर चले जाएंगे, बुर्जुआजी में मिल जाएंगे। हाँ, बुर्जुआजेशन। उनका मानना था कि अल्टीमेटली सोसाइटी दो बड़े साफ तौर पर अलग क्लासेस में ही बढ़ जाएगी, बीच वाले अब्सॉर्ब हो जाएंगे, और ये जो मालिक मजदूर का रिश्ता है वो जरूरत का तो है पर बराबरी का नहीं। म्यूचुअल डिपेंडेंस है, लेकिन पावर बैलेंस बिगड़ा हुआ है। एक तरफ मालिक है, दूसरी तरफ वर्कर, जिसके पास शायद बार्गेनिंग पावर ना के बराबर हो। सही बात है, और इसी अनइक्वल रिलेशनशिप का नतीजा मार्क्स कहते हैं सीधा एक्सप्लॉयटेशन है, और फिर होता है क्लास स्ट्रगल। एक्सप्लॉयटेशन, इसका मतलब क्या है मार्क्स के कॉन्टेक्स्ट में? बेसिकली रूलिंग क्लास जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो मजदूर वर्ग का शोषण करते हैं,
उन्होंने इसके लिए सरप्लस वैल्यू का कॉन्सेप्ट दिया। सरप्लस वैल्यू? हाँ, मतलब वर्कर जितनी वैल्यू का काम करता है या प्रोडक्ट बनाता है, उसे उसकी पूरी कीमत सैलरी के रूप में नहीं मिलती। जो एक्स्ट्रा वैल्यू है वो प्रॉफिट बनकर मालिक की जेब में जाता है। यही एक्सप्लॉयटेशन है। और मार्क्स कहते थे कि स्टेट, कानून, पॉलिटिक्स ये सब भी रूलिंग क्लास के इंटरेस्ट्स को ही प्रोटेक्ट करते हैं। बिल्कुल, वो कहते थे स्टेट रूलिंग क्लास का ही एक टूल है। इसी वजह से दोनों क्लासेस के बीच फंडामेंटली कॉन्फ्लिक्ट रहता ही है, चाहे वो दिखे या ना दिखे। और फिर इस कॉन्फ्लिक्ट से ही आता है क्लास कॉन्शियसनेस का कॉन्सेप्ट, जब वर्कर्स को एहसास होता है। हाँ, जब वर्कर्स को समझ आता है कि प्रोडक्शन प्रोसेस में उनकी असली जगह क्या है, मालिक वर्ग के साथ उनका रिश्ता कैसा है और उनका कितना शोषण हो रहा है, वो सरप्लस वैल्यू उन्हें नहीं मिल रही। राइट। और जब ये अवेयरनेस आती है तब क्या होता है? तब आती है क्लास सॉलिडेरिटी। वर्कर्स समझते हैं कि उनके कॉमन इंटरेस्ट्स हैं और वो अपने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल गोल्स हासिल करने के लिए एक साथ आते हैं, एकजुट होते हैं। और फिर शुरू होता है असली क्लास कॉन्फ्लिक्ट, जो शायद शुरू में छोटा मोटा हो लेकिन बढ़कर एक कलेक्टिव संगठित क्रांति, एक रेवोल्यूशन का रूप ले सकता है, जिसका मकसद सिर्फ बेहतर सैलरी या कंडीशंस नहीं, बल्कि पूरे कैपिटलिस्ट सिस्टम को ही उखाड़ फेंकना है। तो मार्क्स का अल्टीमेट विजन था कि इसी क्लास स्ट्रगल से स्ट्रैटिफिकेशन, ये ऊंच नीच खत्म होगी और एक क्लासलेस सोसाइटी बनेगी। सोशलिज्म या कम्युनिज्म जिसे वो कहते थे। ये तो काफी ऑप्टिमिस्टिक व्यू लगता है। हाँ, काफी आइडियलिस्टिक था। उनके लिए स्ट्रैटिफिकेशन कोई नेचुरल या जरूरी चीज नहीं थी, जैसा कुछ फंक्शनलिस्ट मानते हैं। ये तो सीधा सीधा एक्सप्लॉयटेशन का एक मैकेनिज्म था। और इसका इलाज था मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कम्युनली ओन करना, सबका हक हो उस पे। हाँ, जब तक प्राइवेट ओनरशिप रहेगी तब तक क्लासेस रहेंगे, और क्लासेस रहेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। कम्युनल ओनरशिप से ही क्लासेस खत्म होंगे, उनका ये मानना था। ठीक है, लेकिन इस थ्योरी पर सवाल भी उठे हैं, क्रिटिसिज्म भी हुई है, काफी हुई है। जैसे मैक्स वेबर ने क्या अलग कहा था? वेबर ने एग्री किया कि इकोनॉमिक क्लास इंपॉर्टेंट है, पर कहा कि सिर्फ उससे स्ट्रैटिफिकेशन पूरा समझ नहीं आता। उन्होंने 2 और डायमेंशंस जोड़े, स्टेटस यानी सोशल ऑनर, इज्जत जैसे कास्ट सिस्टम में होता है, और पावर, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। एग्जैक्टली। क्लास, स्टेटस और पावर तीनों मिलकर किसी की सोशल पोजीशन तय करते हैं। वेबर ने यह भी कहा कि मॉडर्न कैपिटलिज्म में ब्यूरोक्रेसी बढ़ेगी और उससे इनइक्वालिटी बनी रहेगी। शायद कॉन्फ्लिक्ट भी हो, पर मार्क्स वाली रेवोल्यूशन होना मुश्किल है। स्ट्रैटिफिकेशन मल्टी डायमेंशनल है, सिर्फ इकोनॉमिक नहीं। और फिर राल्फ डारेंडॉर्फ आए, उन्होंने तो कहा कि वो क्रांति प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है मॉडर्न सोसाइटीज में। क्यों? हाँ, डारेंडॉर्फ ने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल चेंजेस पॉइंट आउट किए जो मार्क्स के टाइम से अलग थे। पहला उन्होंने कहा डीकंपोजिशन ऑफ कैपिटल। मतलब ओनरशिप अब किसी एक मालिक के हाथ में नहीं, बल्कि हजारों शेयर होल्डर्स में बटी हुई है। राइट। दूसरा, डीकंपोजिशन ऑफ लेबर। वर्कर्स भी अब एक जैसे नहीं रहे। स्किल्ड हैं, अनस्किल्ड हैं, व्हाइट कॉलर हैं, ब्लू कॉलर हैं, उनकी यूनिटी मुश्किल है। तीसरा, शायद वेलफेयर स्टेट का रोल, सोशल सिक्योरिटी, मिनिमम वेज, यूनियंस, इससे वर्कर्स की हालत बेहतर हुई। बिल्कुल, इसने कॉन्फ्लिक्ट को कम किया है। चौथा, मिडिल क्लास का बहुत बड़ा हो जाना, इसने उस पोलराइजेशन को रोका है जिसका मार्क्स ने अनुमान लगाया था। और पांचवा, सोशल मोबिलिटी, लोगों के पास ऊपर जाने के, क्लास बदलने के चांसेस बढ़ गए हैं। हाँ, अपॉर्चुनिटीज बढ़ी हैं। तो डारेंडॉर्फ ने कहा कि इन सब बदलावों के बाद स्ट्रैटिफिकेशन का मेन बेस अब सिर्फ प्रॉपर्टी ओनरशिप नहीं, बल्कि अथॉरिटी है। किसके पास हुक्म देने का अधिकार है और कौन उसको मान रहा है। इंटरेस्टिंग। और कुछ और क्रिटिक्स भी थे ना, अल्थसर और पार्सन्स। हाँ, अल्थसर जो खुद एक मार्क्सिस्ट थे, उन्होंने कहा कि मार्क्स ने आइडियोलॉजी और कल्चर यानी सुपरस्ट्रक्चर के रोल को थोड़ा कम आंक लिया। कैसे? एजुकेशन सिस्टम, मीडिया, परिवार भी इनइक्वालिटी को मेंटेन करने में मदद करते हैं। और टालकट पार्सन्स जो फंक्शनलिस्ट थे, पार्सन्स ने तो मार्क्स के कॉन्फ्लिक्ट पर इतने ज्यादा फोकस को ही क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि सोसाइटी सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट से नहीं चलती, उसमें सोशल हार्मनी, शेयर्ड वैल्यूज, कॉपरेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। मार्क्स का व्यू वन साइडेड है। तो इतनी सारी क्रिटिसिज्म के बाद आज के टाइम में मार्क्स की थ्योरी कितनी रेलेवेंट रह जाती है?
क्या इसकी वैल्यू सिर्फ हिस्टोरिकल है? नहीं, सिर्फ हिस्टोरिकल नहीं कह सकते। देखिए, इतिहास को समझने के लिए कैसे एंशिएंट से फ्यूडल, फ्यूडल से कैपिटलिस्ट सोसाइटी बनी, उसके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है। और आज के इश्यूज? आज भी जब हम एक्सट्रीम वेल्थ कंसंट्रेशन देखते हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस का डोमिनेंस देखते हैं, लेबर एक्सप्लॉयटेशन की बातें सुनते हैं, ग्लोबल इनइक्वालिटी की बात करते हैं। जैसे वॉलस्टीन ने वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी में कहा कि देशों के बीच भी हैव्स और हैव नॉट्स हैं, कोर और पेरिफेरीज। बिल्कुल। इन सब मुद्दों को एनालाइज करने के लिए, क्रिटिक करने के लिए मार्क्स के कॉन्सेप्ट जैसे एक्सप्लॉयटेशन, पावर इम्बैलेंस, एलियनेशन आज भी बहुत रेलेवेंट है। ये हमें इनइक्वालिटी के डीप स्ट्रक्चर्स को देखने का एक पावरफुल लेंस देता है। तो ये सोशल मूवमेंट्स को भी इन्फ्लुएंस करता होगा? हाँ, बिल्कुल। दुनिया भर में सोशल जस्टिस मूवमेंट्स, लेबर मूवमेंट्स, एंटी कैपिटलिस्ट ग्रुप्स आज भी मार्क्स के आइडियाज से इंस्पिरेशन लेते हैं। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि मिडिल क्लास का इतना बड़ा होना, वेलफेयर सिस्टम्स का होना, ये मार्क्स की प्रिडिक्शंस को सीधा सीधा चैलेंज करते हैं। तो एप्लीकेबिलिटी पर डिबेट चलती रहती है, पर उनका जो कोर इनसाइट था कि वेल्थ और पावर का एक्सट्रीम कंसंट्रेशन सोशल इंस्टेबिलिटी लाता है, वो आज भी डिस्कशंस में जिंदा है। ठीक है, ये तो हुई मार्क्सिस्ट थियरी की बात। चलिए आगे बढ़ते। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और वेबियरियन थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन पर चर्चा करेंगे। मैक्स वेबर, आपको पता ही है, जर्मन समाजशास्त्री थे और कार्ल मार्क्स के बाद सामाजिक स्तरीकरण यानी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की थ्योरी में उनका काम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है। बिल्कुल। वेबर का मानना था, देखिए, कि समाज में ये जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, ये ऊंच नीच जो है, ये असल में सीमित या स्केर्स रिसोर्सेज के लिए जो संघर्ष होता है ना, उसका नतीजा है। अच्छा, स्केर्स रिसोर्सेज। हाँ, मतलब ये संघर्ष मुख्य रूप से तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज के लिए ही होता है, पैसे के लिए। लेकिन इसमें प्रेस्टीज यानी इज्जत और पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक शक्ति, इनके लिए संघर्ष भी शामिल हो सकता है। तीनों चीजें हैं। अच्छा, तो जैसे मार्क्स ने तो क्लास को बिल्कुल ही आर्थिक नजरिए से देखा था, है ना? तो क्या वेबर ने भी कुछ वैसा ही किया, थोड़ा अलग था? का अहम फर्क के साथ वेबर ने कहा कि क्लासेस जो हैं वो मार्केट इकोनॉमीज में विकसित होती हैं, मतलब जहां लोग इकोनॉमिक गेन के लिए, पैसे कमाने के लिए compete करते हैं। मार्केट इकोनॉमीज। हाँ, तो उन्होंने क्लास को ऐसे लोगों का समूह बताया जिनकी मार्केट इकोनॉमी में, बाजार में एक जैसी पोजीशन होती है। इसी को वेबर ने मार्केट सिचुएशन कहा। मार्केट सिचुएशन, ओके। और इसी मार्केट सिचुएशन की वजह से उन्हें मोटे तौर पर कहें तो एक जैसे इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो मतलब किसी की क्लास सिचुएशन ही उसकी मार्केट सिचुएशन हुई और इसी से फिर उनकी लाइफ चांसेस तय होती हैं, जैसे अच्छा कॉलेज मिल जाना या बढ़िया घर मिलना। एग्जैक्टली, बिल्कुल। आपकी इकोनॉमिक पोजीशन जो है वो सीधे तौर पर आपकी लाइफ चांसेस को प्रभावित करती है। यानी समाज में जो चीजें डिजायरेबल मानी जाती है ना, जैसे आपने कहा हायर एजुकेशन या अच्छी क्वालिटी हाउसिंग, उन तक आपकी पहुंच कैसी होगी, आसान होगी या मुश्किल? हाँ, ये तो है। लेकिन वेबर ने भी ये तो माना ही होगा कि जिनके पास फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्ट्री, जमीन वगैरह, और जिनके पास नहीं है, उनमें एक बड़ा फर्क तो है ही। हाँ, बिल्कुल। ये बुनियादी विभाजन, ये बेसिक डिवीजन तो उन्होंने भी माना। जिनके पास ज्यादा प्रॉपर्टी है उन्हें जाहिर है ज्यादा इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स मिलेंगे और बेहतर लाइफ चांसेस भी। हाँ, लेकिन, और ये वेबर का खास पॉइंट था, उन्होंने प्रॉपर्टी लेस ग्रुप्स यानी जिनके पास संपत्ति नहीं है, उनके बीच के जरूरी फर्कों पर बहुत जोर दिया। अच्छा, उनके बीच में भी? हाँ, खासकर अलग अलग ऑक्यूपेशंस में जो स्किल्स और सर्विसेज ऑफर की जाती हैं, उनकी मार्केट वैल्यू वो एकदम अलग अलग होती है। हाँ, ये बात तो है। जैसे आजकल हम देखते हैं, एक तरफ शायद कोई मैनेजर है या प्रोफेशनल है, दूसरी तरफ कोई मान लीजिए डेली वेज वर्कर है। दोनों के पास शायद खुद की प्रॉपर्टी ना हो, पर उनकी स्किल्स की मार्केट वैल्यू। बिल्कुल, मार्केट वैल्यू और उससे मिलने वाले रिवॉर्ड्स में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, बिल्कुल। और इसी आधार पर वेबर ने फिर कैपिटलिस्ट सोसाइटी में ये क्लास ग्रुपिंग्स बताई। एक तो प्रॉपर्टीड अपर क्लास हो गई, जिनके पास संपत्ति है, बड़े बिजनेस वाले। हाँ। फिर प्रॉपर्टीलेस व्हाइट कॉलर वर्कर्स, जैसे मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटर, जिनके पास अपनी संपत्ति नहीं पर स्किल्स हैं। हाँ। फिर पेटी गुर्जवाजी, छोटे दुकानदार, छोटे कारोबारी। और आखिर में मैनुअल वर्किंग क्लास, जो शारीरिक श्रम करते हैं। हाँ। तो ये 4 मोटी मोटी कैटेगरीज उन्होंने बताई। अच्छा, अब ये जानना दिलचस्प होगा कि मार्क्स से वेबर कहाँ अलग थे, मतलब पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस क्या थे। हाँ। कई जरूरी मुद्दों पर वो अलग थे। पहला तो यही जो अभी बात हुई
कि वेबर ने कहा कि क्लास बनने में सिर्फ प्रॉपर्टी का होना या न होना ही काफी नहीं है। ठीक है। प्रॉपर्टीलेस ग्रुप्स की स्किल्स की मार्केट वैल्यू भी बहुत ज्यादा मायने रखती है और इससे मिलने वाले अलग अलग इकोनॉमिक रिटर्न ही दरअसल अलग अलग सोशल क्लास बना देते हैं। ये मार्क्स ने इतना नहीं देखा था, जिसे कहते हैं बिल्कुल बुर्जुआजी और प्रोलेटेरिएट। वेबर इस पोलराइजेशन वाली बात से सहमत नहीं थे, पूरी तरह से नहीं। अच्छा, क्यों? उन्होंने माना कि ठीक है, बड़ी कंपनियों से कंपटीशन के कारण शायद पेटी बुर्जुआजी जो छोटे मालिक हैं वो कम हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो सबके सब अनस्किल्ड मैनुअल वर्कर्स ही बन जाएं। हाँ, वो कुछ और भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल, वो अक्सर व्हाइट कॉलर या कोई स्किल्ड काम अपना लेते हैं। और इससे भी ज्यादा जरूरी बात, वेबर ने ये पॉइंट आउट किया कि कैपिटलिज्म के विकास के साथ व्हाइट कॉलर मिडिल क्लास कम होने के बजाय असल में बढ़ती है। ये तो बिल्कुल उल्टा है मार्क्स से। हाँ, क्योंकि जो कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज हैं, बड़ी कंपनियां हैं, और जो मॉडर्न नेशन स्टेट है, जो आधुनिक सरकारें हैं, उनको चलाने के लिए एक रैशनल ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। हाँ, मतलब पूरा सिस्टम चाहिए चलाने के लिए। बिल्कुल, जिसमें बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स, क्लर्क्स, मैनेजर्स, ये सब लोग होते हैं। तो वेबर को क्लासेस में पोलराइजेशन नहीं दिखा, बल्कि डाइवर्सिफिकेशन दिखा, मतलब विविधता बढ़ रही थी। मिडिल क्लास का बढ़ना घटना नहीं। बिल्कुल। ये तो आज भी कितना रिलेटेबल लगता है। अच्छा, और मार्क्सवादियों का वो जो एक तरह से पक्का यकीन था प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन पर कि मजदूर वर्ग क्रांति करेगा ही करेगा, इस पर वेबर क्या सोचते थे? देखिए, वेबर ने इसे कोई जरूरी या इनएविटेबल चीज नहीं माना। ऐसा नहीं कि ये होकर ही रहेगा। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई कारण नहीं है, कोई ऑटोमेटिक रूल नहीं है कि एक जैसी क्लास सिचुएशन वाले लोग जरूर एक कॉमन आइडेंटिटी बना ही लेंगे, अपने साझा हितों को पहचान ही लेंगे और फिर उन्हें पूरा करने के लिए कलेक्टिव एक्शन, मतलब सामूहिक कार्रवाई करेंगे ही करेंगे। अच्छा, मतलब ये जरूरी नहीं है। हाँ, हो सकता है एक मजदूर अपनी स्थिति से दुखी हो तो वो शायद सिर्फ शिकायत करे, या काम धीमी गति से करे, या कभी मशीन तोड़ दे, या ज्यादा से ज्यादा हड़ताल कर ले, या फिर सच में क्रांति की कोशिश करे। मतलब कई तरह के रिस्पॉन्सेस संभव हैं। तो एक जैसी मार्केट सिचुएशन एक आधार तो हो सकती है कलेक्टिव एक्शन का, पर यह सिर्फ एक संभावना है, एक पॉसिबिलिटी है, कोई गारंटी नहीं है। उसके लिए चेतना, संगठन, बहुत कुछ और चाहिए। समझ गई। और आखिरी पॉइंट, पॉलिटिकल पावर के बारे में। मार्क्स का तो मानना था कि पॉलिटिकल पावर हमेशा इकोनॉमिक पावर से ही आती है ना? जिसके पास पैसा उसके पास पावर। हाँ, मोटे तौर पर मार्क्स का यही मानना था। वेबर ने इस विचार को, आप कह सकती हैं, खारिज तो नहीं किया पूरी तरह, पर उसे चैलेंज जरूर किया। उन्होंने तर्क दिया कि क्लास यानी इकोनॉमिक पोजीशन पावर का सिर्फ एक संभावित आधार है। सिर्फ एक आधार? हाँ, सिर्फ एक। और ये जरूरी नहीं है कि समाज में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा क्लास की असमानताओं से ही जुड़ा हो। पावर दूसरे स्रोतों से भी आ सकती है। जैसे सोशल स्टेटस से, समाज में आपकी इज्जत कितनी है, आपका रुतबा क्या है, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए या दूसरे ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स के जरिए सत्ता हासिल करना। तो वेबर के लिए क्लास, स्टेटस और पार्टी, ये तीनों मिलकर समाज में शक्ति और स्तरीकरण का ताना बाना बनाते हैं, सिर्फ क्लास नहीं। तो मतलब क्लास के अलावा स्टेटस और पॉलिटिकल पार्टी या ग्रुपिंग भी पावर के इंडिपेंडेंट सोर्स हो सकते हैं। ये काफी न्यूआंस्ड व्यू है। तो ये थे वेबर के सामाजिक स्तरीकरण पर कुछ अहम विचार, खासकर जब हम उन्हें मार्क्स से कंपेयर करते हैं। बिल्कुल, क्लास, स्टेटस, पावर का ये इंटरप्ले समझना बहुत जरूरी है। हाँ, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं वेबेरियन सिद्धांत में ये स्टेटस सिचुएशन का क्या मामला है। मतलब क्लास तो एक आधार है ही, जाहिर है, ग्रुप बनाने का या पॉलिटिकल पावर पाने का, पर वेबर ने कहा कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, और भी आधार होते हैं। बिल्कुल। वेबर का पॉइंट यही था कि देखो, लोग सिर्फ पैसे या प्रोडक्शन के आधार पर ही ग्रुप नहीं बनाते। वो इसलिए भी जुड़ते हैं क्योंकि उनका स्टेटस सिचुएशन, मतलब समाज में उनकी जो स्थिति है, इज्जत के लिहाज से वो एक जैसी होती है। अच्छा। हाँ, तो जहाँ क्लास का मतलब है कि आर्थिक रिवॉर्ड्स, मतलब पैसा संपत्ति कैसे बटा हुआ है, वहीं स्टेटस का लेना देना सोशल ऑनर से है, मतलब समाज में किसको कितनी इज्जत, कितना सम्मान मिलता है, उसका असमान वितरण। ओके, तो ये इज्जत वाली बात है, सोशल ऑनर। जैसे कुछ खास प्रोफेशन है, मान लीजिए डॉक्टर्स या प्रोफेसर्स, या फिर कोई खास एथनिक ग्रुप या धार्मिक समूह, और शायद सबसे जरूरी लोगों का जीने का ढंग, मतलब लाइफस्टाइल।
समाज इन सबको अलग अलग लेवल की प्रेस्टीज या सम्मान देता है। ये जरूरी नहीं कि पैसे से ही आए। सही पकड़ा है बिल्कुल। तो स्टेटस ग्रुप उन्हीं लोगों से बनता है जिन्हें समाज में करीब करीब एक जैसा सोशल ऑनर या सम्मान मिलता है। और एक दिलचस्प बात यह है कि क्लास के उलट स्टेटस ग्रुप के जो सदस्य होते हैं ना, वो लगभग हमेशा अपनी इस कॉमन स्थिति को लेकर जागरूक होते हैं। उन्हें पता होता है कि हम एक जैसे हैं। अच्छा, क्लास वालों को नहीं पता होता। जरूरी नहीं कि उतनी शिद्दत से पता हो या वो उसे लेकर ऑर्गेनाइज्ड हो जब तक क्लास कॉन्शियसनेस न डेवलप हो। पर स्टेटस ग्रुप में अक्सर लोगों की लाइफस्टाइल मिलती जुलती है, वो एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करते हैं, कनेक्टेड फील करते हैं और कई बार बाहरी लोगों के साथ मेल जोल पर पाबंदियां भी लगाते हैं। पाबंदियां? जैसे? हाँ, जिसे वेबर ने सोशल क्लोजर कहा। हाँ। और वेबर ने माना कि भारत की जो पारंपरिक हिंदू जाति व्यवस्था है वो इसका सबसे क्लासिक, सबसे विकसित रूप है। हाँ, कास्ट सिस्टम। हाँ, जातियां और उपजातियां जो है वो मुख्य रूप से इसी सामाजिक सम्मान के आधार पर बनी और पहचानी गई। हाँ। उनकी लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग अलग थी, नियम अलग थे और उन्हें समाज में अलग अलग दर्जे का सम्मान मिलता था, कम या ज्यादा। और जातियां सोशल क्लोजर का भी बेहतरीन उदाहरण है। सोशल क्लोजर का मतलब ही है कुछ लोगों को अपने स्टेटस ग्रुप की मेंबरशिप से बाहर रखना। और कास्ट सिस्टम में ये कैसे किया जाता था? अपनी जाति से बाहर शादी पर रोक लगाकर, मतलब एंडोगैमी। ये सोशल क्लोजर का एक बहुत ही कह सकते हैं एक्सट्रीम उदाहरण है। अरे हाँ, ये तो है, अपनी जाति में ही शादी करना। और दुनिया में भी ऐसे उदाहरण होंगे। बिल्कुल। एक बहुत कड़ा उदाहरण तो साउथ अफ्रीका का अपार्थाइड सिस्टम था जो 1992 तक चला। वहां तो कानूनन नस्ल के आधार पर लोगों को अलग थलग रखा गया था। श्वेत, एशियाई, अश्वेत अफ्रीकी और मिक्स्ड रेस के लोग। उनके पब्लिक टॉयलेट्स अलग, रहने के इलाके अलग, शादी पर सख्त रोक। और जाहिर है जो अच्छी सुविधाएं थी वो ज्यादातर श्वेत लोगों के लिए रिजर्व थीं। ये भी सोशल क्लोजर ही था। हाँ, ये तो बहुत ही भयानक था। हाँ, पर देखो दूसरे स्टेटस ग्रुप्स में इतनी सख्त बाधाएं या लकीरें नहीं होती। जैसे मॉडर्न ब्रिटेन में कुछ स्टडीज बताती हैं कि जो एलीट प्राइवेट स्कूल हैं, जिन्हें वहां पब्लिक स्कूल कहते हैं, उनसे पढ़े हुए लोग ही ज्यादातर सिविल सर्विस जैसी सीनियर पोजीशंस पर पहुंचते हैं। अच्छा। ऐसा नहीं कि दूसरों को मौका बिल्कुल नहीं मिलता, पर कम मिलता है। एक तरह से वो ये पोजीशंस काफी हद तक अपने और अपने बच्चों के लिए रिजर्व रखने में कामयाब रहते हैं। ये भी एक तरह का थोड़ा सॉफ्ट किस्म का सोशल क्लोजर है। तो ये सवाल उठता है कि क्या क्लास और स्टेटस हमेशा जुड़े होते हैं? मतलब जिसके पास ज्यादा पैसा है उसकी समाज में इज्जत भी ज्यादा होगी ही। अक्सर ऐसा होता है। कई समाजों में ये काफी करीब से जुड़े होते हैं। वेबर ने खुद कहा था कि प्रॉपर्टी हमेशा स्टेटस क्वालिफिकेशन नहीं मानी जाती, पर लंबे समय में असाधारण नियमितता के साथ मानी जाती है। मतलब पैसा आखिरकार इज्जत दिला ही देता है ज्यादातर। लेकिन हमेशा नहीं। हाँ, लेकिन ये जरूरी नहीं। ऐसा हो सकता है कि एक ही क्लास सिचुएशन वाले लोग, मतलब आर्थिक रूप से एक ही लेवल पर हों, पर जरूरी नहीं कि वो एक ही स्टेटस ग्रुप के हों। अच्छा, जैसे कोई उदाहरण? जैसे वो लोग जो नए नए अमीर बनते हैं, नूवो रीच जिन्हें कहते हैं। कई बार जो पुराने अमीर घराने होते हैं जिनका पैसा कई पीढ़ियों से है, वो इन नए अमीरों को अपने स्टेटस ग्रुप से, अपने सर्कल से बाहर रखते हैं। हाँ, सुना है ऐसा। क्यों? शायद इसलिए क्योंकि उनके तौर तरीके, उनका पहनावा, बात करने का ढंग, वो उन्हें थोड़ा वल्गर या दिखावटी लगता है। भले ही पैसा बराबर हो, पर वो क्लास नहीं मानते उसे। इंटरेस्टिंग। और इसका उल्टा भी हो सकता है। स्टेटस ग्रुप क्लास के आर पार भी जा सकते हैं। मतलब एक स्टेटस ग्रुप में अलग अलग क्लास के लोग शामिल हो सकते हैं। अच्छा। जैसे मान लीजिए समलैंगिक लोग। अच्छा। अलग अलग क्लास बैकग्राउंड के हो सकते हैं। कोई अमीर, कोई गरीब, कोई मिडिल क्लास। लेकिन वो गे राइट संगठनों में या गे प्राइड जैसे इवेंट्स में एक साथ आते हैं। उनका वो साझा स्टेटस, उनकी वो पहचान उन्हें एक ग्रुप में लाती है, भले ही उनकी आर्थिक स्थिति अलग हो। हाँ, ये बात तो वाकई दिलचस्प है कि स्टेटस जो है वो कभी कभी क्लास से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है लोगों को एक साथ लाने के लिए, ग्रुप बनाने के लिए। बिल्कुल, कुछ स्थितियों में हाँ। और इसका एक और नतीजा होता है, जब एक ही क्लास के अंदर अलग अलग स्टेटस ग्रुप्स बन जाते हैं या फिर स्टेटस ग्रुप्स क्लास की सीमाओं को काटते हुए बन जाते हैं,
तो इससे उस पूरी क्लास की जो सॉलिडेरिटी है, जो एकजुटता है, वो कमजोर हो सकती है और फिर क्लास कॉन्शियसनेस बनने की संभावना भी घट सकती है। लोग अपनी क्लास से ज्यादा अपने स्टेटस ग्रुप से जुड़ा महसूस कर सकते हैं। समझ गया। अच्छा, और फिर वेबर एक तीसरी चीज की बात करते हैं, पार्टीज। ये क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज। सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, वेबर के अनुसार पार्टीज वो समूह है जिनका खास लेना देना होता है नीतियां प्रभावित करने से और अपने सदस्यों के हित में निर्णय लेने या करवाने से। मतलब उनका मेन मकसद होता है सोशल पावर हासिल करना, सत्ता पर असर डालना। अच्छा, तो इसमें सिर्फ ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टियां ही नहीं आती है? नहीं, इसमें कई तरह के एसोसिएशंस आ जाते हैं। वेस्टर्न डेमोक्रेसी की जो बड़ी बड़ी मास पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो तो हैं ही, लेकिन साथ में प्रेशर ग्रुप्स या इंटरेस्ट ग्रुप्स भी आते हैं। जैसे प्रोफेशनल एसोसिएशंस, मान लीजिए डॉक्टर्स की या लॉयर्स की एसोसिएशन, ट्रेड यूनियंस, मजदूरों के संगठन, या फिर ऑटोमोबाइल एसोसिएशन या ग्रीन पीस जैसे संगठन। ये सब किसी न किसी तरह से पॉलिसी को, फैसलों को प्रभावित करना चाहते हैं अपने मेंबर्स के लिए या अपने कॉज के लिए। बिल्कुल। ये सब वेबर के हिसाब से पार्टीज हैं। हाँ। अब ये पार्टीज अक्सर क्लास या स्टेटस ग्रुप्स के हितों का प्रतिनिधित्व करती हैं, पर ये जरूरी नहीं है। वेबर ने खुद लिखा है, मैं उनके शब्दों में कहूं तो, पार्टियां क्लास सिचुएशन या स्टेटस सिचुएशन द्वारा निर्धारित हितों का प्रतिनिधित्व कर सकती हैं। ज्यादातर मामलों में वे आंशिक रूप से क्लास पार्टी और आंशिक रूप से स्टेटस पार्टी होती हैं, लेकिन कभी कभी वे न तो क्लास पार्टी होती हैं और न ही स्टेटस पार्टी। अच्छा, मतलब ये कॉम्प्लिकेटेड है। कोई पार्टी सिर्फ क्लास के लिए हो सकती है, कोई सिर्फ स्टेटस के लिए, कोई दोनों के लिए, या कोई शायद दोनों से बिल्कुल अलग ही मुद्दे पर बनी हो। बिल्कुल। जैसे अमेरिका में नेशन ऑफ इस्लाम का उदाहरण लें। ये एक धार्मिक समूह है, तो एक तरह का स्टेटस ग्रुप हुआ। हाँ। और ये राजनीतिक बदलाव लाने की भी कोशिश करता है, तो ये एक पार्टी की तरह भी काम कर रहा है। और इसके ज्यादातर सदस्य वर्किंग क्लास से हैं, तो इसमें क्लास इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ देखिए, क्लास, स्टेटस और पार्टी तीनों के तत्व मौजूद हैं और आपस में घुंथे हुए हैं। हाँ, ये बढ़िया उदाहरण है। बिल्कुल। तो वेबर का जो पार्टीज पर विचार है वो यही बताता है कि पॉलिटिकल ग्रुप्स और क्लास स्टेटस ग्रुप्स के बीच का जो रिश्ता है वो कोई सीधा साधा सिंपल सा रिश्ता नहीं है। जैसे स्टेटस ग्रुप क्लास को बांट भी सकते हैं और काट भी सकते हैं, वैसे ही पार्टीज भी क्लास और स्टेटस ग्रुप्स दोनों को बांट सकती हैं और काट सकती हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो वेबर का जो पूरा विश्लेषण है वो क्लास, स्टेटस ग्रुप और पार्टीज के इस आपसी खेल को, इस इंटरप्ले को काफी जटिल और परिवर्तनशील दिखाता है। मतलब इसे किसी एक फॉर्मूले में नहीं बांध सकते, इसे किसी खास समाज और खास समय के संदर्भ में ही जांचना होगा। हाँ, बिल्कुल। मार्क्स ने तो कोशिश की थी कि हर तरह की असमानता को सोशल क्लास तक ही सीमित कर दिया जाए और कहा कि क्लास ही एकमात्र महत्वपूर्ण सामाजिक समूह है जिनसे बदलाव आता है या जो इतिहास को ड्राइव करते हैं। लेकिन वेबर कहते हैं कि भाई सबूत देखो, असलियत देखो, तो वो एक ज्यादा जटिल और विविध तस्वीर पेश करती है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की। पैसा, इज्जत, पावर, ये तीनों चीजें समाज में लोगों की जगह तय करती हैं और इनके बीच का रिश्ता हमेशा बदलता रहता है। सही कहा। वेबर का ये फ्रेमवर्क यकीनन समाज की जटिलता को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। यह सिर्फ आर्थिक नियतिवाद नहीं है। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब चलिए वेबेरियन थ्योरी ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन पर जरा गहराई से नजर डालते हैं। मार्क्स के इकोनॉमिक क्लास वाली बात तो सुनी है, पर वेबर इसे कैसे देखते थे? मतलब क्या अलग था? बिल्कुल। देखिए, जहां मार्क्स का सारा फोकस इस पर था कि भाई जिसके पास प्रोडक्शन के साधन है, कंट्रोल है, वही सब कुछ तय करता है, वेबर ने कहा रुको, पिक्चर थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड है। उनका नजरिया ज्यादा कह सकते हैं मल्टी डायमेंशनल था। वो सिर्फ पैसा या इकोनॉमी नहीं देखते। मल्टी डायमेंशनल, अच्छा, मतलब सिर्फ फैक्ट्री या जमीन का मालिक होना ही सब कुछ नहीं है समाज में। एग्जैक्टली। हाँ, वेबर मानते थे कि सोसाइटी में आपकी जगह सिर्फ आपकी इकोनॉमिक पोजीशन, मतलब पैसे वाली हैसियत से तय नहीं होती। उन्होंने कहा 3 मेन पिलर्स हैं, क्लास, स्टेटस और पार्टी। क्लास, स्टेटस, पार्टी। ओके, हाँ। ये तीनों मिलकर तय करते हैं कि सोसाइटी में कौन कहाँ खड़ा है, किसका कितना वजन है। ठीक है, तो पहले क्लास को पकड़ते हैं। ये मार्क्स वाली क्लास से फिर अलग कैसे हुई? क्योंकि वो भी तो इकोनॉमी की बात करते थे। हाँ, वो भी इकोनॉमी की बात करते थे। वेबर भी क्लास को इकोनॉमी से ही जोड़ते हैं, खासकर प्रॉपर्टी ओनरशिप से। मतलब किसके पास प्रॉपर्टी है और किसके पास नहीं है, ये एक बेसिक डिवीजन तो है ही। हाँ, ये तो कॉमन है। लेकिन यही फर्क आता है।
वेबर सिर्फ प्रोडक्शन पर नहीं रुकते, वो बात करते हैं मार्केट सिचुएशन की। मार्केट सिचुएशन? हाँ, आपकी मार्केट में वैल्यू क्या है, आपके पास बेचने को क्या है। हो सकता है कोई सामान हो, या आपकी मेहनत मतलब लेबर, या फिर आपकी कोई खास स्किल। अच्छा, और आपने वो लाइफ चांसेस का भी जिक्र किया था पहले, उसका क्या मतलब है? ये सुनने में काफी पर्सनल सा लगता है। बिल्कुल। लाइफ चांसेस का मतलब है कि आपकी जो मार्केट सिचुएशन है उसके बेसिस पर आपको जिंदगी में क्या मौके, क्या रिवॉर्ड्स मिलेंगे। सोचिए ना, एक टॉप का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और एक मान लीजिए दिहाड़ी मजदूर है। दोनों के पास शायद अपनी कोई बड़ी प्रॉपर्टी या फैक्ट्री ना हो, हाँ, सी, पर उनकी स्किल्स की मार्केट वैल्यू बिल्कुल अलग है ना? तो उनके लाइफ चांसेस मतलब अच्छी नौकरी, बढ़िया घर, बच्चों की एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सब बिल्कुल अलग होंगे। और जिनके पास प्रॉपर्टी है उनके लाइफ चांसेस तो सीधे सीधे उनके प्रॉपर्टी से जुड़े हैं। तो वेबर कहते हैं जिनके लाइफ चांसेस एक जैसे होते हैं वो लोग मिलकर एक क्लास बनाते हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ दो क्लास, अमीर मालिक और गरीब मजदूर वाली सीधी सादी बात नहीं हुई, फिर इसमें तो कई शेड्स आ गए, बीच के लोग भी आ गए। हाँ बिल्कुल, यही वेबर मार्क्स से काफी आगे निकल जाते हैं। उन्होंने सिर्फ 2 नहीं बल्कि 4 मेन क्लासेस बताई। 4? कौन कौन सी? देखिए, एक प्रॉपर्टी रैपर क्लास मतलब बड़े प्रॉपर्टी वाले जिनके पास साधन है। दूसरा प्रॉपर्टी लेस व्हाइट कॉलर वर्कर्स, ये इंटरेस्टिंग है, जैसे मैनेजर्स, प्रोफेशनल्स जिनका काम दिमागी है, स्किल्स पर बेस्ड है, इनके पास अपनी प्रॉपर्टी नहीं है पर मार्केट वैल्यू है। हाँ, जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स। बिल्कुल। फिर सी पेटी बोर्जुआजी, छोटे दुकानदार, छोटे मोटे बिजनेस वाले, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग। और आखिर में डी मैनुअल वर्किंग क्लास, यानी हाथ से मेहनत करने वाले मजदूर, शारीरिक श्रम करने वाले। समझ गया। ये तो काफी डिटेल क्लास स्ट्रक्चर हो गया। तो क्लास हो गई इकोनॉमिक पोजीशन और मार्केट वैल्यू पर आधारित। अब ये दूसरा पिलर, स्टेटस, ये क्या वाला है? ये क्लास से अलग कैसे है? हाँ, स्टेटस ये जुड़ा है सोशल ऑनर या प्रेस्टीज से। मतलब समाज में आपकी इज्जत कितनी है, आपका रुतबा क्या है, और ये जरूरी नहीं कि सीधे सीधे पैसे से ही आए। अच्छा, पैसे से नहीं तो फिर किससे? ये आपके लाइफस्टाइल से आ सकता है। आपकी फैमिली बैकग्राउंड, आपकी एजुकेशन, आप किस तरह का काम करते हैं, आपकी भाषा, आपके मैनर्स, इन सब चीजों से तय हो सकता है। क्लास अगर आप कह सकते हैं आप कमाते कैसे हैं, प्रोडक्शन से जुड़ी है, तो स्टेटस ज्यादातर आप जीते कैसे हैं, कंजम्पशन और लोग आपको कितना सम्मान देते हैं से जुड़ा है। ओह, तो मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई क्लास के हिसाब से बहुत ऊपर ना हो, शायद मिडिल क्लास या वर्किंग क्लास का हो, पर स्टेटस ग्रुप में उसकी इज्जत बहुत ज्यादा हो, या इसका उल्टा भी? बिल्कुल हो सकता है। यही तो वेबर का मेन पॉइंट है। क्लास और स्टेटस ओवरलैप कर सकते हैं पर ये अलग अलग आयाम है। कोई उदाहरण, जैसे इंडिया में? हाँ, वेबर ने खुद भारत के कास्ट सिस्टम को इसका एक क्लासिक उदाहरण माना था। सोचिए, एक ब्राह्मण है जो शायद गरीब हो, मतलब वर्किंग क्लास का हो सकता है इकोनॉमिकली, पर ट्रेडिशनल कास्ट हायरार्की में उसका सोशल स्टेटस बहुत ऊंचा माना जाएगा। शायद किसी बहुत अमीर, मान लीजिए दलित व्यापारी से भी ज्यादा सोशल ऑनर उसको मिले कुछ सर्कल्स में। हाँ, ये बात तो है। तो ये स्टेटस ग्रुप्स जो होते हैं वो अक्सर अपनी एक तरह की कम्युनिटी बना लेते हैं। उनका लाइफस्टाइल, उठना बैठना, शादी ब्याह के नियम, ये सब एक जैसे होते हैं और वो अपनी इस कॉमन स्टेटस सिचुएशन के बारे में जागरूक भी होते हैं। बहुत दिलचस्प। तो क्लास हो गई इकोनॉमी, स्टेटस हो गया सोशल ऑनर। अब ये तीसरा एलिमेंट, पार्टी, ये क्या सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी है जैसे बीजेपी, कांग्रेस, या कुछ और? नहीं, ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी तक सीमित नहीं है। वेबर के लिए पार्टी का मतलब है कोई भी ग्रुप, कोई भी एसोसिएशन जो पावर हासिल करने और उसे इस्तेमाल करने के लिए ऑर्गेनाइज तरीके से कोशिश कर रहा हो, स्ट्रगल कर रहा हो। हाँ, उनका लक्ष्य होता है डोमिनेशन हासिल करना, दूसरों पर अपना प्रभाव डालना, चाहे वो किसी खास मकसद के लिए हो या फिर सिर्फ अपने लीडर्स या फॉलोअर्स के फायदे के लिए। ये कोई ट्रेड यूनियन हो सकती है, कोई लॉबी ग्रुप हो सकता है, कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन, या जैसे आपने कहा पॉलिटिकल पार्टी तो है ही। अरे, किसी सोसाइटी की RWA में भी पावर के लिए गुट बन जाते हैं। हाँ, वो भी एक तरह से वेबर की पार्टी का छोटा रूप है। अच्छा, तो पार्टी का मेन फोकस पावर पर है। ये क्लास और स्टेटस से कैसे जुड़ती है फिर? क्या पार्टियां हमेशा किसी खास क्लास या स्टेटस ग्रुप के इंटरेस्ट को ही रिप्रेजेंट करती हैं? देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि पार्टियां क्लास या स्टेटस ग्रुप्स के इंटरेस्ट को आगे बढ़ाती हैं, उनके लिए आवाज उठाती हैं। लेकिन वेबर कहते हैं कि हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है।
से ये पावर कभी कभी लेजिटिमेट कोअर्शन पर आधारित होती है, मतलब ऐसी ताकत जिसे समाज सही मानता है, जैसे सरकार की ताकत, कानून की ताकत, स्टेट की पावर। तो कौन पावर में है, कौन नहीं, इससे भी समाज बंटता है। ओके, तो अगर हम इसे समेटें, मार्क्स और वेबर में जो मुख्य फर्क है स्ट्रैटिफिकेशन को देखने का, वो क्या हुआ? मोटा मोटा फर्क ये है कि मार्क्स ने समाज के बंटवारे को मेनली इकोनॉमिक क्लास और उनके आपसी संघर्ष यानी क्लास कॉन्फ्लिक्ट के चश्मे से देखा। उनके लिए दो ही मुख्य क्लास थी, पूंजीपति और मजदूर। हाँ। वेबर ने कहा नहीं, मामला इतना सिंपल नहीं है, ये मल्टी डायमेंशनल है। इसमें क्लास यानी इकोनॉमी और मार्केट सिचुएशन तो है ही, साथ में स्टेटस यानी सोशल इज्जत, प्रेस्टीज भी है, और पार्टी यानी पॉलिटिकल या सोशल पावर भी है। तो 3 डायमेंशंस। हाँ, 3 अलग अलग पर जुड़े हुए डायमेंशंस। वेबर ने इज्जत और पावर जैसे नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स को बराबर का महत्व दिया, और उन्होंने मार्क्स की तरह सिर्फ 2 क्लास नहीं देखी, बल्कि मिडिल क्लास की इंपॉर्टेंस को भी पहचाना, जैसे वो व्हाइट कॉलर वर्कर्स और पेटी बुर्जुआजी। और वो कॉन्शियसनेस वाली बात है। हाँ, ये भी एक बड़ा फर्क है। मार्क्स मानते थे कि क्लास कॉन्शियसनेस आएगी, मजदूर अपने क्लास के लिए लड़ेंगे। वेबर मानते थे कि क्लास कॉन्शियसनेस उतनी जरूरी नहीं है जितनी लोग सोचते हैं। लोग अक्सर अपनी क्लास से ज्यादा अपने स्टेटस को लेकर कॉन्शियस होते हैं, मतलब सामाजिक रुतबे की चिंता उन्हें ज्यादा होती है। उन्हें इस बात की ज्यादा परवाह होती है कि समाज में उनकी इज्जत क्या है, न कि वो किस इकोनॉमिक क्लास से हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। वेबर का ये मल्टी डायमेंशनल नजरिया आज की जो इतनी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है उसे समझने में शायद ज्यादा मददगार लगता है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है। पहचान, सम्मान, ग्रुप पावर, ये सब चीजें भी बहुत मायने रखती हैं। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज के दौर में जैसे कुछ नए विचारक बात करते हैं, जैसे उल्रिच बेक ने रिस्क सोसाइटी की बात की। हाँ, रिस्क सोसाइटी। कि अब शायद असमानता इस बात से तय हो रही है कि कौन कितना रिस्क झेल सकता है या उससे बच सकता है, जैसे क्लाइमेट चेंज का रिस्क है या इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी का रिस्क है। तो क्या ऐसे में वेबर के ये 3 आयाम, क्लास, स्टेटस, पार्टी, अभी भी उतने ही रेलेवेंट है, या हमें स्ट्रैटिफिकेशन के कुछ नए आयामों पर भी गौर करना होगा? ये सवाल वाकई आगे की चर्चा के लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट छोड़ जाता है। चलिए इस पर आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हम 2015 यूपीएससी सोशियोलॉजी ऑप्शनल पेपर 1 में पूछे गए एक पिछले साल के सवाल पर चर्चा करेंगे। हाँ, ये सवाल था मार्क्सवादी मतलब मार्क्सिस्ट और वेबेरियन यानी वेबेरियन थ्योरीज ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में। बिल्कुल, ये काफी स्टैंडर्ड सवाल है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस सवाल को ठीक से समझें, देखें कि पूछा क्या गया है, और फिर सोर्स मटेरियल के हिसाब से इसे कैसे अप्रोच करना चाहिए। सही। बेसिकली कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर समाज में ये जो ऊंच नीच है, सोशल इनइक्वालिटीज हैं, हायरार्कीज हैं, उनको कैसे देखते हैं, इसी का फर्क समझना है। हाँ, और सवाल भी सीधा था, डिफरेंशिएट बिटवीन मार्क्सियन एंड वेबेरियन थ्योरीज ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। एग्जैक्टली। पर देखिए, यूपीएससी में डिफरेंशिएट का मतलब सिर्फ ये नहीं कि 2 कॉलम बना के पॉइंट्स लिख दिए। हाँ, वो तो है। हमें उनके कोर कॉन्सेप्ट्स, उनके डिटर्मिनेंट्स, मतलब वो किन चीजों को स्ट्रैटिफिकेशन का आधार मानते हैं, और समाज पर उनके असर को एक कंपैरेटिव तरीके से बताना होता है। मतलब गहराई से तुलना करनी है। हाँ, गहराई में जाकर ये समझाना है कि दोनों कहाँ अलग सोचते हैं, क्यों अलग सोचते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले मार्क्स से शुरू करते हैं। सोर्स के हिसाब से मार्क्स की पूरी थ्योरी किस चीज पर टिकी है, क्या है उसका बेस? देखिए, मार्क्स के लिए सब कुछ, मतलब फंडामेंटली सब कुछ, समाज का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर यानी अर्थव्यवस्था पर आधारित है। अच्छा। उनका मानना था कि समाज जो है वो मुख्य रूप से 2 वर्गों में बटा हुआ है। एक तरफ बुर्जुआजी, जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे फैक्ट्री, जमीन, पूंजी वगैरह। बिल्कुल, फैक्ट्री, जमीन, मशीनें, पैसा, ये सब। और दूसरी तरफ है प्रोलेटेरिएट, यानी वर्किंग क्लास, मजदूर वर्ग। हाँ, वो लोग जो अपना श्रम, अपनी मेहनत बेचकर गुजारा करते हैं। तो मार्क्स के हिसाब से समाज में आपकी जगह बस इस बात पर निर्भर करती है कि आपका प्रोडक्शन के साधनों से क्या रिश्ता है, आप मालिक हैं या मजदूर। बस यही 2 मेन क्लास हैं। और इसी में फिर वो एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण का कॉन्सेप्ट आता है ना, वो कैसे फिट होता है यहाँ? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। मार्क्स कहते थे कि ये जो बोर्जवाजी हैं, ये प्रोलेटेरिएट द्वारा पैदा की गई सरप्लस वैल्यू, मतलब अतिरिक्त मूल्य, हड़प लेते हैं। सरप्लस वैल्यू वो क्या है, थोड़ा और बताएंगे? हाँ, सोचिए, एक मजदूर है, वो दिन भर काम करके मान लीजिए 1000 रुपए की कीमत का सामान बनाता है। ठीक है। पर उसको दिहाड़ी कितनी मिलती है?
शायद 300 रुपए। अच्छा, हाँ। तो ये जो बीच का 700 रुपए का फर्क है, जो मजदूर की मेहनत से बना पर उसे मिला नहीं, यही है सरप्लस वैल्यू, और ये सीधा मालिक यानी बोझवाजी की जेब में जाता है। ओके। मार्क्स के अनुसार यही एक्सप्लॉयटेशन है, और इसी एक्सप्लॉयटेशन से जन्म लेता है क्लास स्ट्रगल यानी वर्ग संघर्ष। अच्छा, तो ये आर्थिक असमानता और शोषण ही संघर्ष की असली जड़ है। बिल्कुल। और मार्क्स ने ये भी प्रेडिक्ट किया था कि ये संघर्ष बढ़ता जाएगा और आखिर में एक क्रांति होगी। एग्जैक्टली। उनका मानना था कि ये क्लास स्ट्रगल इंटेंसिफाई होगा, मतलब और तेज होगा। प्रोलेटेरिएट एकजुट होंगे, क्रांति करेंगे और बुर्जुआजी को उखाड़ फेंकेंगे। और फिर एक क्लासलेस सोसाइटी बनेगी, एक ऐसा समाज जहां कोई वर्ग नहीं होगा, कोई शोषण नहीं होगा। तो ये मार्क्सियन थ्योरी का कोर है, आर्थिक आधार, शोषण, वर्ग संघर्ष और अंत में क्रांति। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म कह सकते हैं इसे। समझ गई, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। अब आते हैं वेबर पर। सोर्सेज ये बताते हैं कि वेबर का नजरिया थोड़ा अलग है, शायद ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। वो सिर्फ पैसे या इकोनॉमी को ही सब कुछ नहीं मानते थे। बिल्कुल सही। वेबर ने कहा कि देखो भाई, समाज में स्ट्रैटिफिकेशन, ये जो ऊंच नीच है, ये सिर्फ इकोनॉमिक क्लास यानी आपकी आर्थिक स्थिति से तय नहीं होती। ये ज्यादा मल्टी डायमेंशनल मामला है। मल्टी डायमेंशनल मतलब इसमें दो और चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक है स्टेटस, जिसे हम सामाजिक सम्मान, इज्जत या प्रेस्टीज कह सकते हैं। स्टेटस। और दूसरा है पावर यानी शक्ति। ये राजनीतिक शक्ति भी हो सकती है, सामाजिक प्रभाव डालने की क्षमता भी हो सकती है। अच्छा, तो क्लास, स्टेटस और पावर, तीन चीजें। हाँ, मार्क्स जहां सिर्फ एक डायमेंशन देख रहे थे, इकोनॉमिक, वेबर ने कहा कि नहीं, स्ट्रैटिफिकेशन के 3 डायमेंशंस हैं। आपकी आर्थिक स्थिति, क्लास, आपका सामाजिक रुतबा, स्टेटस, और आपकी राजनीतिक या सामाजिक शक्ति, पावर। ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि जरूरी नहीं कि जिसके पास बहुत पैसा हो, समाज में उसकी उतनी ही इज्जत या स्टेटस भी हो, या उतनी पावर भी हो। एग्जैक्टली, यही वेबर का की पॉइंट था। सोचिए, कोई बड़ा एकेडमिशियन है, प्रोफेसर है, हो सकता है उसकी तनख्वाह बहुत ज्यादा न हो, मतलब वो इकोनॉमिक क्लास में शायद बहुत ऊपर ना हो। हाँ। पर समाज में उनका स्टेटस, उनकी इज्जत कितनी होती है। सही बात है। या फिर सोचिए, कोई छोटा मोटा स्थानीय नेता, शायद पैसे वाला ना हो, पर उसके पास लोगों को इन्फ्लुएंस करने की पावर होती है, वो चीजों को प्रभावित कर सकता है। तो वेबर ने दिखाया कि ये तीनों चीजें, क्लास, स्टेटस, पावर, आपस में जुड़ी हो सकती हैं, पर यह जरूरी नहीं कि हमेशा एक साथ चलें। कोई क्लास में ऊंचा हो सकता है पर स्टेटस में नीचा, या पावर में ऊंचा पर क्लास में नीचा, ऐसा भी हो सकता है। और वेबर ने स्टेटस ग्रुप्स की भी बात की, जैसे जाति। हाँ बिल्कुल, स्टेटस ग्रुप्स जिनका आधार जन्म, जीवन शैली, शिक्षा वगैरह हो सकता है, जैसे भारत में जाति व्यवस्था। ये भी स्ट्रैटिफिकेशन का एक बहुत बड़ा आधार है, जो सिर्फ इकोनॉमिक क्लास से नहीं समझा जा सकता। और पॉलिटिकल पार्टीज भी पावर के लिए संघर्ष करती हैं, वो भी समाज को बांटती हैं। तो इसका मतलब वेबर ने मार्क्स की तरह किसी एक बड़ी क्रांति की भविष्यवाणी नहीं की थी कि सब पलट जाएगा। नहीं, वेबर का मानना था कि आधुनिक समाज बहुत जटिल होते हैं। इनमें क्लास, स्टेटस ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच पावर और इन्फ्लुएंस के लिए लगातार संघर्ष चलता रहता है। अच्छा, मतलब कॉन्फ्लिक्ट तो है पर वो एक खास दिशा में नहीं जा रहा। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट है, बदलाव भी होता है, पर वो जरूरी नहीं कि सिर्फ क्लास बेस्ड हो और एक फाइनल क्रांति की तरफ ही जाए। ये संघर्ष ज्यादा फैला हुआ है, मल्टी डायमेंशनल है। वेबर का विश्लेषण ज्यादा नुआंस था, हम कह सकते हैं। ओके, तो अब अगर हम दोनों को कंपेयर करें, आमने सामने रखें, तो मेन डिफरेंसेस क्या हैं? क्या की पॉइंट्स हैं अंतर के? ठीक है, तो समराइज करते हैं। पहला और सबसे बड़ा फर्क तो आधार का है। मार्क्स का फोकस सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर्स पर है, इसे इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म कहते हैं। जबकि वेबर का नजरिया मल्टी डायमेंशनल है, वो इकोनॉमिक क्लास के साथ साथ स्टेटस और पावर को भी बराबर महत्व देते हैं। ठीक है। दूसरा मार्क्स मानते हैं कि इकोनॉमिक बेस यानी मोड ऑफ प्रोडक्शन ही समाज के बाकी सारे स्ट्रक्चर, राजनीति, कानून, संस्कृति, जिसे वो सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं, को डिटरमाइन करता है। अच्छा। जबकि वेबर मानते हैं कि इकोनॉमिक, सोशल स्टेटस और पॉलिटिकल पावर फैक्टर्स के बीच एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है। कोई एक चीज अकेली सब कुछ तय नहीं करती। स्टेटस और पावर भी इकोनॉमी को प्रभावित कर सकते हैं। ये बड़ा फर्क है। हाँ, और तीसरा, मार्क्स ने एक अंतिम लक्ष्य देखा, क्रांति और क्लासलेस सोसाइटी की भविष्यवाणी की। जबकि वेबर ने ऐसे किसी अंतिम समाधान की बात नहीं की।
वो मानते थे कि स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम जटिल बना रहेगा और उसमें पावर और इन्फ्लुएंस के लिए निरंतर संघर्ष और बदलाव चलता रहेगा, कोई एंड पॉइंट नहीं है। तो बेसिकली एक तरफ एक सिंगल कॉज इकोनॉमिक और एक फाइनल आउटकम रेवोल्यूशन है, और दूसरी तरफ मल्टीपल कॉजेज क्लास, स्टेटस, पावर और कंटिन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट है। बिल्कुल सही कहा आपने, यही कोर डिफरेंस है। दोनों ही थ्योरी सामाजिक स्तरीकरण को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क्स हैं, पर उनके देखने का नजरिया बहुत अलग है। मतलब अगर यूपीएससी में सवाल आता है तो जवाब लिखते समय पहले मार्क्स की थ्योरी को एक्सप्लेन करना होगा, उनका इकोनॉमिक बेस, 2 क्लासेस, एक्सप्लॉयटेशन, सरप्लस वैल्यू, क्लास कॉन्फ्लिक्ट का आइडिया। हाँ, फिर वेबर की थ्योरी, उनके 3 डायमेंशंस, क्लास, स्टेटस, पावर, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स का महत्व और कॉन्फ्लिक्ट का मल्टी डायमेंशनल नेचर। करेक्ट। और फिर आखिर में इन पॉइंट्स पर दोनों को डिफरेंशिएट करना होगा, जैसा भी हमने डिस्कस किया। एग्जैक्टली। और ये दिखाना भी जरूरी है कि वेबर सिर्फ मार्क्स की थ्योरी में कुछ चीजें जोड़ नहीं रहे थे, बल्कि वो मार्क्स के इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म के कोर आइडिया को ही चैलेंज कर रहे थे। वो कह रहे थे कि समाज इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। सही। यहाँ एक सोचने वाली बात यह भी हो सकती है, जो शायद कंक्लूजन में लिख सकते हैं, कि आज के भारतीय समाज को समझने के लिए कौन सी थ्योरी ज्यादा रेलेवेंट लगती है? हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। क्या हमें सिर्फ आर्थिक विभाजन, अमीर गरीब का फर्क, मार्क्स ज्यादा प्रभावी दिखता है, या फिर जाति, जो स्टेटस का एक रूप है, और राजनीतिक शक्ति या दबदबा, पावर का खेल, वेबर भी उतना ही या शायद कभी कभी उससे ज्यादा महत्वपूर्ण नजर आता है? शायद असलियत में दोनों के एलिमेंट्स काफी मिले जुले नजर आते हैं हमारे समाज में। बिल्कुल, शायद दोनों फ्रेमवर्क्स को मिलाकर देखना आज की सच्चाई के ज्यादा करीब हो। ओके, तो हम उम्मीद करते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण के विभिन्न सिद्धांतों पर हमारी आज की ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। हाँ, उम्मीद है ये उपयोगी रही होगी। यूपीएससी विषयों पर ऐसी और गहरी चर्चाओं के लिए द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।